हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। लीड दा से होता है। दा एक प्लेगर्ल टाइप लड़की है और आए दिन उसे न्यू बॉयफ्रेंड चाहिए। दा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हसीन है, जिसका इस्तेमाल वो लड़कों को सीड्यूस करने में करती है, लेकिन कभी भी वो किसी भी लड़के के साथ रिलेशनशिप में नहीं आई है। दा उन लड़कों को बॉयफ्रेंड बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है जिनकी ऑलरेडी कोई गर्लफ्रेंड होती है। खैर, यहाँ पर दा दो लड़कों के साथ क्लब में डांस कर रही होती है। उसमें से कई लोगों के तो वो शर्ट भी फाड़ देती है। खैर, यहाँ पर एक बंदा सडनली दा को किस कर लेता है। इस बात पर दा उसे थप्पड़ भी जड़ देती है और वहाँ से अब जाने लगती है। वो लड़का उसे अब उसकी औकात दिखाना चाह रहा था कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उसे थप्पड़ मारने के लिए। दा खूबसूरत और बिगड़ैल होने के साथ साथ बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है। इसी वजह से वहाँ के सारे लोग उसके बारे में जानते हैं और सब लोग उसे ही सपोर्ट कर रहे होते हैं और उन दो लड़कों को भी उनकी बात माननी पड़ती है। दा अब वहाँ से जा रही होती है। मैनेजर कहता है, सच में ये लड़की कैसी है, अपनी ही वाली हमेशा करती है। आगे दा को एक लड़का मिलता है जिसे देख करके वो कुछ टाइम के लिए शॉक में, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पर आए हो, या यूँ कहूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो? देखो, ये सब करके कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। एक्चुअली दा जिस लड़के से बात कर रही है, यही हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है और इसका नाम करण है। करण यहाँ पर दाऊ का हाथ पकड़ लेता है। तुमने मुझसे कहा था कि एंगेजमेंट नहीं होगी, फिर तुम एंगेजमेंट के लिए कैसे रेडी हो गई हो? और तुमने हमारी एंगेजमेंट को भी होने दिया, आखिर क्यों? मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम इस एंगेजमेंट को तोड़ दो। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया है कि तुम किस टाइप की लड़की हो। यहाँ पर दिखाया जाता है दा और करण की ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है। जहाँ दोनों को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, तो वहीं ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं और ये लोग शादी के लिए भी बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन फैमिली फोर्स की वजह से दोनों को एंगेजमेंट करनी पड़ी। दा यहाँ पर करण को टीज करते हुए उसे कहती है, तुम्हें मुझे डार्लिंग बोलना चाहिए, जबकि मैं तुम्हें डार्लिंग बोलती हूँ। अब यहाँ पर उसके ना बोलने पर दा फौरन शोर मचाने लगती है और वहाँ पर गार्ड को बुलवाती है कि ये लड़का मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, जल्दी से आओ और इसे पकड़ो। करण वहाँ पर कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाह रहा था, इसी वजह से वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में दा जब घर वापस जा रही थी तो उसे कार में रोता हुआ दिखाया जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन अचानक से पता नहीं दा को क्या हो जाता है। वो अपने आंसुओं को क्लीन करती है और स्माइल करना स्टार्ट करती है, लेकिन इस बीच दा कंफ्यूज थी कि वो हंस और रो क्यों रही है, क्योंकि इसके लाइफ में सीन ही कुछ इस तरह से क्रिएट हुए थे। इस चक्कर में उसने कार की स्पीड को कुछ ज़्यादा ही फास्ट कर दिया था, जिसकी वजह से जब वो ब्रेक लगाती है तो उसे समझ में आता है कि उसके ब्रेक्स तो फेल हैं और अचानक से कार का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। क्या सच में ये एक एक्सीडेंट है या किसी की सोची समझी हुई चाल? देखते हैं आगे की वीडियो में। अगली सीन में दिखाया जाता है दा हॉस्पिटल में एडमिट थी और अभी तक होश नहीं आया था। करण उसे लेकर के आया हुआ था। वो अपने डैड से कहता है कि फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, दा कुछ टाइम के बाद होश में आ जाएगी, आप आकर के उससे मिल लीजिएगा। यहाँ पर नैनी को दिखाया जाता है जिनके हाथों में फ्लावर्स थे और वो दा के लिए प्रे कर रही होती है कि प्लीज़ किसी भी तरह बस दा होश में आ जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से उसे होश नहीं आया है। दा के पेरेंट्स के बाद दा की किसी ने अच्छे से केयरिंग की थी तो वो थी नैनी, जो उसे अपनी बेटी मानती थी। नैनी के वहाँ से जाने के बाद करण दा के फेस को टच कर रहा होता है और अपने आप में ही बातें कर रहा होता है। क्या सच में तुम्हारे साथ ये एक्सीडेंट हुआ है या तुमने जानबूझ के किया है? समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है ये सब तुम्हारी प्लानिंग है। अब तो तुम्हारे होश में आने के बाद में समझ में आएगा। नैनी जब फ्लावर्स को बाहर लेकर जा रही थी तब वहाँ पर दा की फैमिली वाले भी आ जाते हैं और उनके हाथ में फ्लावर्स देख करके शॉक में, इसका मतलब दा नहीं रही, दा मर गई है। जिस पर नैनी उन्हें बताती है कि नहीं नहीं, ये फ्लावर्स तो मैं इसलिए वजह से रखती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए समझो गुड लक है, तो इसी वजह से मैं दा के पास लेकर आई थी ताकि वो ठीक हो जाए। दा की फैमिली में उसके अंकल आंटी रहते थे, ये सब उन्हीं के ही बेटे हैं और बेटियां भी हैं, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी दा को लाइक नहीं करते हैं। अब वो उसकी मरने के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जिस पर दा का कज़न बोलता है कि आप लोग अपनी बकवास भरी बातें बंद करें, हम यहाँ पर दा से मिलने के लिए आए हैं, चलो उससे मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में दा को दिखाया जाता है जिसे होश आ जाता है। करण उसकी केयरिंग के लिए वहीं पर था, लेकिन दा उसे एकदम स्ट्रेंजर सी बिहेवियर करती है। वो इस वक्त करण को पहचान नहीं पा रही होती है। करण उसे कहता है, क्या सच में तुम मुझे पहचान नहीं रही हो या इसके पीछे भी तुम्हारा नाटक चल रहा है? क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ? इस बात पर दा कहती है, मुझे बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं है, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो। जिस पर करण दा से कहता है, ओह अच्छा, तो इसका मतलब तुम वही सारे वर्ड सुनना चाहती हो जो कि पास्ट में तुमने जानबूझकर मुझसे बोलने के लिए कहा था। ठीक है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम मेरी डार्लिंग हो ना, तुम्ही ने कहा था ना मुझे कि मैं तुम्हें डार्लिंग बोलूँ। इस बात पर दा कहती है, क्या सच में मैंने तुम्हें कहा था? देखो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर दिखाया जाता है कि दा इस एक्सीडेंट में
अपनी मेमोरी खो चुकी है। दा की आवाज़ सुन करके सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं। नैनी उसे पूछती है कि क्या बात है, वो इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाई, लेकिन साथ ही उसके होश में आ जाने की खुशी उन्हें ज़्यादा थी। वो सडनली उसे हक कर लेती है और बताती है कि वो उनकी नैनी है। खैर यहाँ पर दा अब किसी को भी पहचान नहीं रही होती है कि कौन है, किसके साथ उसका क्या रिलेशनशिप है। दा उस वक्त किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी सिवाय नैनी के। वो नैनी पर ही ट्रस्ट कर रही होती है, जिस पर उसकी कज़न बोल पड़ती है, क्या सच में दा तुम्हें कुछ याद नहीं है? तुम अब ये तो मत बोलना कि ये जो करण खड़ा है वो तुम्हारा फियांसे नहीं है। तुम्हारा फियांसे है, ज़रा अच्छे से पहचान लो। एटलीस्ट अपने परिवार को तुम भूल जाओगी चलेगा, लेकिन अगर तुम अपने फियांसे को भूल जाओगी तो कैसे चलेगा। आगे डॉक्टर के थ्रू यहाँ पर करण को मालूम पड़ता है कि दा का एक्सीडेंट होने की वजह से चोट उसके दिमाग तक लगी है। इसी वजह से वो पास्ट की सारी बातें भूल चुकी है। लेकिन हाँ, अगर उसे परिवार का सपोर्ट मिलेगा और प्यार मिलेगा तो हो सकता है उसकी मेमोरी जल्द से जल्द वापस आ जाएगी। तो इसी वजह से दा की अच्छे से केयरिंग करे। तब करण के डैड भी हॉस्पिटल पहुंच जाते। आखिर उनकी होने वाली बहू जो थी दा, वो पूछने लगते हैं करण से कि दा कैसी है, जिस पर करण बता देता है कि दा की कंडीशन ख़राब है। डॉक्टर के थ्रू मालूम पड़ा है कि वो अपनी मेमोरी खो चुकी है, लेकिन क्या सच में वो अपनी मेमोरी खोई है या नाटक कर रही है, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है डैड। अगले सीन में दा की आंट और उनकी डॉटर को एक साथ बात करते हुए दिखाया जाता है और उनकी बातों से यहाँ पर हम व्यूवर्स को समझ में आता है कि दा की सिचुएशन देख करके उन्हें दुख नहीं, खुशी ज़्यादा हो रही है कि दा अपनी मेमोरी खो चुकी है। इससे हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। अब वो क्या प्रॉफिट है, क्यों वो लोग दा की मेमोरी लॉस्ट होने पर खुशी मना रहे हैं, ये तो आगे की वीडियो में हमें पूरा मालूम पड़ेगा। अगले सीन में दिखाया जाता है करण को। करण दा के पास आया हुआ रहता है और उससे कहता है शायद अब तुम्हें कुछ याद आ जाए, जिस पर दा कहती है मैं सच कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे फियांसे हो। तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही है और तुम्हारी बातों से कुछ और लग रहा है। ऐसे तो बिल्कुल भी तुम्हारी हरकतों से नहीं लग रहा है कि तुम मेरे फियांसे हो। अगर तुम मेरे फियांसे होते तो मुझसे सही तरीके से बात करते हो, लेकिन जब से मैं होश में आई हूँ मैं देख रही हूँ तुम मुझसे बहुत ही यूनिक तरीके से बात करते हो। मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्या सच में तुम मेरे फियांसे हो? जिस पर करण कहता है तो इसका मतलब क्या मुझे प्रूफ देना पड़ेगा? ठीक है, फिर मैं प्रूफ देने के लिए भी तैयार हूँ। और ये कहते हुए वो सडनली दा को किस कर लेता है। दा शॉक में सडनली करण को पीछे हटाती है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मैंने क्या तुमसे ये प्रूफ मांगा है कि तुम मुझे किस करो? अगर तुम मेरे फियांसे होते तो तुम ज़रूर मेरा ये ख्याल रखते कि इस वक्त मेरी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है और तुम्हें इस वक्त ये सुझाई दे रहा है। जिस पर करण कहता है डार्लिंग, तुमने तो कहा है कि तुम्हें प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ देने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, ताकि तुम्हें समझ में आए कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। और एक बार फिर से ज़बरदस्ती वो दा को किस कर रहा होता है। उसके बाद करण दा से कहता है क्या इतना प्रूफ करना सही रहेगा या और भी प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी? जिस पर दा नैनी को आवाज़ देने लगती है। सडनली वहाँ पर नैनी आती है और वो दा को बहुत ज़्यादा घबराई हुई देख करके उससे पूछती है कि क्या बात है दा? तब करण कहता है नैनी मुझे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, बोल करके वो वहाँ से चला जाता है। पीछे से नैनी दा का ख्याल रख रही होती है और उसे पानी देती है कि वो इतनी ज़्यादा घबराई हुई क्यों है, लेकिन दा नैनी को यहाँ पर कुछ भी नहीं बताती है कि थोड़ी देर पहले उसके साथ क्या हुआ है। नेक्स्ट सीन में करण को उसके घर पर दिखाया जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और अपनी एक्सरसाइज करते हुए दा के बारे में सोच रहा होता है कि किस तरह उस दिन क्लब में वो 2 लड़कों के साथ खूब इंजॉयमेंट कर रही थी। खैर वो अपनी एक्सरसाइज को स्टॉप करता है, बाहर जाता है तो उसे दा की मैगजीन मिलती है, जिसे देखने के बाद वो फ़ौरन सम को बुलाता है और उससे कहता है सम, मैंने कितनी बार मना किया है कि मुझे मेरे घर में मैगजीन नहीं चाहिए और ख़ासकर ऐसी लड़कियों की तो बिल्कुल भी नहीं। जिस पर सैम उससे कहता है बॉस सच कह रहा हूँ, ये मैगज़ीन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। क्या आपने इसका फ्रंट पेज नहीं देखा? कितनी ब्यूटीफुल लड़की है। जिस पर करण कहता है ये तुमने कह दिया, लेकिन आइंदा मत कहना। तुम देख नहीं रहे हो कितने वाहियात टाइप के कपड़े इसमें वेयर किए हुए हैं इस लड़की ने। तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि ये मैगज़ीन मेरे घर से दूर फेंक दो और दोबारा हाँ याद रखना, इस टाइप की मैगज़ीन मेरे घर में नहीं आनी चाहिए। करण के डैडी उसे दा के रिलेटेड क्वेश्चन करने लगते हैं कि दा की सिचुएशन अब कैसी है, क्या वो ठीक है? जिस पर करण अपने ही डैड से गुस्से में बातें करने लगता है। मैंने आपसे मना किया था कि मुझे उस लड़की से इंगेजमेंट नहीं करनी है, लेकिन आपने मुझे फोर्सफुली इंगेजमेंट करने पर मजबूर किया। मैंने तो इंगेजमेंट कर लिया, लेकिन देखो मैं बिल्कुल भी उसे लाइक नहीं करता हूँ, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता हूँ डैड। जिस पर उसके डैड बोलते हैं क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हमारे ऊपर कितना ज़्यादा कर्ज है? दा के डैडी मेरे कितने ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड है। उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाए और उन्होंने बिज़नेस में हमारी कितनी हेल्प की, तो इसी वजह से क्या तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? जिस पर करण कहता है बस इसी वजह से तो मैंने इंगेजमेंट कर लिया, लेकिन डैड मैं सच बताऊं मैं उस लड़की से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता हूँ और शादी के बारे में
तो मेरा उसके साथ ख्याल भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम थिप है। थिप की सिस्टर वहाँ पर आती है, जिस पर थिप कहता है मैंने जो कहा था तुमसे लाने के लिए तुम लेकर आई हो। उसकी सिस्टर उसे वाइट रोजेस देते हुए कहती है ये लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए तो मैं लेकर आई हूँ, लेकिन हाँ मुझे इसके अमाउंट वापस चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। जिस पर थिप कहता है ओके तुम ले लेना, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने तो जाने दो। नैनी दा का ख्याल रखते हुए उसकी फैमिली एल्बम को भी शो करती है और हर एक पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है, ताकि हो सकता है दा जब इन सारे लोगों को देखे और उनके बारे में सुने तो उसे कुछ याद आए। बट दा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसे अभी तक कुछ भी याद नहीं आया था। वो याद करने की कोशिश भी कर रही थी बट उसे कुछ भी याद नहीं आता है। खैर यहाँ पर दा सारे फ़ोटोज़ को देखती है, उसमें उसके डैडी बैठे रहते हैं, जिस पर वो नैनी से पूछने लगती है क्या आपको मेरे मॉम और डैडी के बारे में कुछ मालूम है। नैनी यहाँ पर उसे बिल्कुल भी बताना नहीं चाह रही थी उसके मॉम और डैडी के बारे में कि एक्चुअल में उनके साथ क्या हुआ। जिस पर दा कहती है नैनी पता नहीं अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं आपके साथ रह कर भी एक स्ट्रेंजर हूँ, आप मुझसे इस तरह से बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। आखिर मेरे मॉम डैड के बारे में आपको जो मालूम है आप बता दो। नैनी कुछ बता दी उससे पहले वहाँ पर थिप टपक पड़ता है। नैनी दा को इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये थिप है। थिप आते ही उसे वाइट रोजेस देता है और कहता है ये तुम्हारी पसंदीदा फ्लावर्स है ना, इसी वजह से मैं तुम्हें लेकर आया हूँ। और साथ ही थिप यहाँ पर दा को बताता है कि वो उसका लवर है। जब से उसने सुना कि दा का एक्सीडेंट हुआ है वो उससे मिलने के लिए फ़ौरन चला आया। दा भी कुछ टाइम के लिए शॉक में थी कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, जब दा का ऑलरेडी एक फियांसे है तो उसका कोई लवर कैसे हो सकता है। जिस पर थिप उसे कहता है क्या सच में तुम्हें कुछ याद नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन दा कंफ्यूज थी। अगले सीन में एक नई लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नापा है। नापा यहाँ पर फ्लावर्स लेकर आई हुई रहती है, ऐसे फ्लावर्स जो कि किसी के मरने पर दिए जाते हैं। और आते ही दा को कहती है ओह मुझे लगा था कि तुम मर चुकी होगी, इसी वजह से तो तुम्हारे लिए ये फ्लावर्स लेकर आई हूँ तुम्हारे ऊपर चढ़ाने के लिए, लेकिन तुम्हें इस तरह से ज़िंदा देख करके थोड़ा अजीब लगा। दा बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी कि आखिर वो उसकी सिस्टर होने के बावजूद भी वो उसके साथ इस तरह से कैसे बिहेवियर कर सकती है। नापा दा और थिप को शेमलेस बोलती है कि वो दोनों बहुत ही वाहियात है। पास्ट का सीन दिखाया जाता है 1 साल पहले का। दा जब स्टडी कंप्लीट करके अपने डैड से मिलने के लिए आई हुई रहती है तब उसके डैड उसे कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन दा इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी क्योंकि वो थोड़ा इंजॉयमेंट करना चाह रही थी। डैडी के थ्रू उसे मालूम पड़ता है कि डैडी ने उसे अपने फ्रेंड के बेटे के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया है और बहुत जल्द उसे उसके साथ इंगेजमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन दा ने साफ मना कर दिया था, डैड मैं बिल्कुल भी ऐसे लड़के से शादी नहीं करूँगी, मैं अपनी पसंद से शादी करूँगी। जिस पर दा के डैड उसे सजेस्ट करते हैं मेरा ख्याल है कि तुम्हें उसके साथ थोड़ा सा डेटिंग करनी चाहिए, हो सकता है तुम उसे अच्छे से समझ लोगी, फिर उसके बारे में तुम्हारी राय चेंज हो जाएगी और तुम्हें वो अच्छा लगने लगेगा, जो कि करण था। लेकिन इस बात के लिए दा साफ मना कर देती है, डैड मैं अपने पसंद के लड़के से शादी करूँगी, किसी ऐरे गहरे से नहीं। डैड उसे कुछ समझाते उससे पहले दा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दा गुस्से में जब बाहर निकलती है तो सामने से एक कार आती है। उस कार की वजह से उसकी कार नहीं जा पा रही थी तो वो बाहर निकलती है, जहाँ पर फर्स्ट टाइम उसकी मुलाकात होती है थिप से। थिप दा को देखते ही टोटल लट्टू, क्योंकि दा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्रीटी लग रही होती है। थिप दा से कहते हैं आज से पहले तुम्हें यहाँ पर कभी देखा नहीं, क्या तुम यहाँ पर नई आई हो। जिस पर दा उसे समझाती है कि मैं नहीं हूँ या तुम नए हो, एक्चुअली मैं इस घर की ओनर की बेटी हूँ। तब वहाँ पर एंट्री हो जाती है नापा की। एक्चुअली थिप नापा का बॉयफ्रेंड था और वो नापा से मिलने के लिए आया था, लेकिन बीच में दाव से मिल गई थी, तो इस वजह से अब थिप की नीयत फिसल जाती है और वो नापा को छोड़ देने का डिसाइड करके अब वो दा के पीछे पड़ने लगता है। दा बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड वाली लड़की थी, इसी वजह से वो किसी को भी नीचे दिखाने का मौका छोड़ती नहीं थी। वो नापा की इंसल्ट करते हुए थिप को बता देती है कि वो यहाँ पर सिर्फ रहने के लिए आई है, एक्चुअली ये घर दा का है और वो उसकी ओनर है। अगले सीन में थिप और दा को एक साथ क्लब में डांस करते हुए दिखाया जाता है। एक्चुअली थिप को मालूम पड़ चुका था कि दा उस घर की रियल ओनर है, तो इसी वजह से अब वो दा को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि थिप लालची है और वो दा के थ्रू उस पूरी प्रॉपर्टी पर राज करना चाहता है। इसी वजह से वो उसके साथ रिलेशनशिप रखता है और नापा ये सब देख करके बहुत ज़्यादा जली भुनी जा रही होती है, क्योंकि दा के आने की वजह से वो अपने बॉयफ्रेंड थिप को खो चुकी थी। इसी वजह से वो दा से नफरत करने लगी थी। रीना प्रेजेंट के दिखाया जाता है। नापा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और वो पूरा गुस्सा निकाल रही होती है दा पर कि तुम दोनों कितने बेशरम हो, मेरे लाइफ को स्पॉइल करके तुम दोनों अपनी लाइफ में खुशियाँ भरना चाहते हो, मेरे होते हुए मैं बिल्कुल भी ऐसा होने नहीं दूंगी। वो दा के ऊपर फ्लावर्स फेंकते हुए उसे कहती है तुम जितनी जल्दी मर जाओ बस यही प्रे करूँगी, क्योंकि तुम दोनों की वजह से आज जो मेरी लाइफ स्पॉइल हुई है ना, तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी।
इतना सब सीन क्रिएट होने के बाद करण आता है और वो उन लोगों को वहाँ से बाहर करता है, क्योंकि दा की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वो दा को जैसा तैसा करके संभाल रहा होता है। नेक्स्ट सीन में दा की फैमिली वालों को दिखाया जाता है, जो कि दा से मिलने के लिए आए हुए थे, लेकिन उन्हें थिप के बारे में पता चलता है कि देखो दा कितनी ज़्यादा लकी है ना, एक तो उसने थिप को अपने प्यार के जाल में फंसा के रखा है और ऊपर से उसने करण के साथ इंगेजमेंट भी की है। कितनी ज़्यादा लकी है ना कि आज उसकी कंडीशन ख़राब है और उसकी हेल्प करने के लिए उसका बॉयफ्रेंड, जो कि उसका लवर है, और साथ ही उसका फियांसे, दोनों ही मौजूद है। कितना अच्छा लग रहा होगा ना दा को। खैर यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद करण को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि लोग उसके बारे में इस तरह से वाहियात सी बातें कर रहे हैं। घर वाले आपस में इस बात पर बहस करने लगते हैं, जिस पर करण उन्हें शांत होने के लिए कहता है और घर जाने के लिए कहता है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर रहेंगे तो दा की कंडीशन सही होने के बजाय और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। साथ ही वहाँ पर वो थीप को देख करके गुस्सा कर रहा था। डॉक्टर अंदर ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, नर्स के थ्रू मैसेज पहुँचाते हैं, अगर आप लोग इस तरह से फाइटिंग करते रहेंगे तो अंदर पेशेंट का क्या हाल होगा, उसे रेस्ट की ज़रूरत है, रेस्ट करने दो। जिस पर करण सारे लोगों को वहाँ से भेज देता है। अगले सीन में करण के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सैम उसी की सर्वेंट से फ्लर्टिंग कर रहा होता है, जिस पर करण आ जाता है, तुमने अभी तक मेरी कार को सही से क्लीन नहीं किया है, बताओ मैं ऑफिस कैसे जाऊँगा, 2 मिनट में करो। और ये कहते हुए वो खुद बाइक लेता है और ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। ऑफिस में करण अपने डेली रूटीन के अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है। पीछे से किसी की आहट सुनाई देती है। सडनली पीछे से एक हाथ आता है, जिसे पकड़ करके वो मरोड़ देता है और उस टाइम एक लड़की रहती है। करण की सिक्योरिटी उसे बताने के लिए आ रही होती है कि कोई उसका वेट कर रहा है, और वो वहाँ देख लेती है और बताती है कि यही तो लेडी आपका वेट कर रही होती है। एक्चुअली यहाँ पर दिखाया जाता है इस लड़की का नाम है कोआन। कोआन करण से कहती है, मैं तो यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आई थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये सब हो जाएगा। जिस पर करण कहता है, बट मेरा बर्थडे तो आज है नहीं, ये तुम्हारा बर्थडे है। जिस पर कोआन कहती है, हाँ मेरा बर्थडे है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। किसी टाइम में करण भी कोआन को बहुत ज़्यादा लाइक करता था। उसने उससे कहा था कि वो बहुत जल्द अपने पेरेंट्स से बात करेगा कोआन के लिए, और उसके बाद वो उसके रिश्ते की बात करने के लिए आएंगे। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। एक्चुअली कोआन को एक नया बॉयफ्रेंड मिल गया था, जो कि करण से भी ज़्यादा रिच था। इसी वजह से उसने करण को भी रिजेक्ट कर दिया था। अब वो वापस करण के लाइफ में आई थी, जिस पर करण उसे कहता है, क्या हो गया, तुम वापस से मेरी लाइफ में क्यों घुसने की कोशिश करी हो, जबकि पास्ट में तुम्हारे पास तो एक अच्छा बॉयफ्रेंड था ना। जिस पर कोआन कहती है, वो मेरा डिसीजन गलत था, मैं चाह कर भी तुम्हें भुला नहीं पाई, तो इसी वजह से वापस आ गई। अब वो उसे किस कर रही होती है, तभी सिक्योरिटी आ जाती है कॉफ़ी लेकर के, जिस पर करण उसे थैंक्स बोलता है कि सही टाइम पर तुम आ गई हो। अब जबकि करण की ऑलरेडी इंगेजमेंट हो चुकी थी, इसी वजह से वो कोआन के साथ और रिलेशनशिप नहीं रखना चाह रहा था, लेकिन कोआन तो उसके गले ही पड़ चुकी थी। अगले सीन में हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। दा सोई हुई रहती है। सडनली अपने डैड को देख करके वो खुश होकर के बैठ जाती है और हक कर लेती है, डैड मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, आप कहाँ चले गए थे। साथ ही यहाँ पर दा अपने डैड से कंप्लेन कर रही होती है कि उसके पास जितने भी लोग हैं वो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती है, ना ही पहचानती है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि सबके दिल में उसके लिए नफ़रत है। तभी सारा सीन चेंज हो जाता है। दा के फादर गायब हो जाते हैं और उसके बदले उसके फैमिली वाले वहाँ पर आए हुए रहते हैं। साथ में करण भी था। दा को सारे लोग चिल्लाने लगते हैं कि वो मर जाए तो बेटर रहेगा। अब दाई यही सारी बातों को सोच रही होती है कि आखिर वो लोग उसे इस तरह से नफरत क्यों कर रहे हैं, आखिर उसका पास्ट क्या है। सडनली वो अपनी ड्रीम से उठती है। एक्चुअली ये दा का एक बुरा ख्वाब था। नैनी उसकी केयरिंग करती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ, अचानक से वो इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाई। दा अपने ड्रीम के बारे में बताती है और नैनी से कहती है कि वो कुछ टाइम के लिए यहाँ से बाहर जाना चाहती है, प्लीज़ मुझे कहीं लेकर के चलो। नैनी कहती है ठीक है मैं लेकर जाऊँगी। और अगली सीन में नैनी दा के कहने पर उसे बाहर लेकर आई हुई रहती है और उससे कहती है तुम यहीं पर आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लेकर आती हूँ। दा अपनी ही एल्बम को देख करके इतनी बुरी तरीके से शॉक्ड में होती है, क्योंकि उसमें उसने जिस टाइप के कपड़े पहने थे वो उसके बारे में सोच भी नहीं सकती है और लोग उसके बारे में बहुत ही वाहियात कमेंट कर रहे होते हैं। दा वहाँ से सडनली चली जाती है और पीछे से जब नैनी आती है तो वहाँ पर उसे दा नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है। और करण भी हॉस्पिटल में आया हुआ था दा से मिलने के लिए अपनी फ्रेंड के साथ। तब यहाँ पर नैनी की थ्रू से मालूम पड़ता है कि दा का कुछ भी अता पता नहीं है, पता नहीं दा कहाँ चली गई है। करण कहता है बट दा तो एक्सीडेंट के बाद सही से चल भी नहीं पा रही थी, तो फिर वो बाहर कैसे गई। जिस पर नैनी बताती है कि दा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी, तो मैं ही उसे व्हील चेयर पर बाहर लेकर गई थी, लेकिन अचानक से पता नहीं दा कहाँ चली गई। जिस पर करण कहता है कोई बात नहीं, मैं दा को ढूंढ लाऊंगा। कोआन भी उसकी हेल्प करने के लिए कहती है, तो करण उसे नैनी की हेल्प करने के लिए बोल करके वहीं पर छोड़ करके चला जाता है। करण दा को अब हर जगह ढूंढ रहा होता है, बट दा उसे कहीं पर भी नहीं मिलती है।
और अचानक से उसे दा मिल जाती है। वो कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ पर छुपी हुई हो। कुछ बच्चों को दिखाया जाता है वो जिस जगह पर खेलने के लिए आए हुए थे, दा वहीं पर छुपी थी। दा उनसे कहती है, किसी को कुछ मत बताना, मैं एक्चुअली हाइड एंड सीक खेल रही हूँ। पीछे से वहाँ पर आ जाता है करण, जो दा को कहता है, चलो मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। और उसके बाद वो उसे अपने कंधों पर बैठा कर लेकर आता है और दा से कहता है, तुम्हें वही जगह मिली थी छुपने के लिए जहाँ पर तुम अक्सर छुपा करती थी, तो चलो मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब यहाँ से जाओ। दा जाने लगती है। करण उनसे कहता है, क्या मैं छोड़ दूँ, आफ्टर ऑल तुम्हारा फियांसे जो हूँ। जिस पर दा कहती है, एक तो मेरी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, मुझे कुछ याद भी नहीं है, ऊपर से तुम मुझे ये कह रहे हो कि तुम मेरे फियांसे हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्या सच में तुम मेरे फियांसे हो। जिस पर करण कहता है, क्या पास्ट वाली बातों को फिर से रिपीट करना पड़ेगा। और एक बार फिर से वो दा को किस करने वाला रहता है। अब वो कर ही रहा होता है, पीछे से वहाँ पर थिप आ जाता है, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं दा के केयरिंग करने के लिए हूँ यहाँ पर। थिप जब दा की केयरिंग करने की बात कर रहा होता है, इस बात पर करण को बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है। दा अनजान लड़की को देखती है और उससे कहती है, ये कौन है। जिस पर कोआन कहती है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है, पास्ट में हम दोनों एक साथ तो मिले थे, हमारी फ्रेंडशिप भी हुई थी। खैर कोई बात नहीं, मैंने सुना है तुम्हारी मेमोरी चली गई है, एक बार फिर से इन्फॉर्म कर देती हूँ, एक्चुअली मेरा नाम कोआन है और मैं करण की बेस्ट फ्रेंड हूँ। जिस पर करण कहता है, जिस तरह तुम्हारा थिप तुम्हारा लवर है, उसी तरह ये कोआन मेरी बेस्ट फ्रेंड है। करण गुस्से में दा से कहता है, मेरा ख्याल है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी केयरिंग करने के लिए तुम्हारा लवर जो आ चुका है। ये कहकर वो कोआन से वहाँ से चलने के लिए कहता है। कोआन जब देखती है कि करण उसके साथ जाने वाला है, इस पे वो खुश हो जाती है और दा से कहती है, मैं तुम्हारे लिए प्रे करूँगी कि तुम जल्द से जल्द रिकवर हो जाओ। और ये कहकर वो वहाँ से करण को लेकर के चली जाती है। यहाँ पर दा की केयरिंग करने के लिए नैनी आ चुकी थी। जिस पर दा कहती है, थिप मेरा ख्याल है कि तुम्हें जाना चाहिए, और वैसे भी देखो ना, मेरी केयरिंग करने के लिए नैनी है ना, तुम जा करके अपने वर्क को संभालो। अगले सीन में दा को रोते हुए दिखाया जाता है। नैनी उसे संभालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन दा बेतहाशा रोई जा रही होती है कि पास्ट की बातें मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। कोई मुझे कह रहा है कि वो मेरा लवर है, कोई कह रहा है कि वो मेरा फियांसे है, लेकिन मैं किस पे ट्रस्ट करूँ किस पे ना करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नैनी, हर किसी की आंखों में बस मुझे मेरे लिए नफ़रत दिखाई दे रही है। आखिर पास्ट में मैं कैसी थी जो आज हर कोई मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत कर रहा है कि मुझे हर किसी की आंखों में अपने लिए बस नफरत दिखाई दे रही है। नैनी, आप बताइए ना मेरा पास्ट कैसा था, क्योंकि मैं तो अपने पास्ट के बारे में भूल चुकी हूँ, बट आपको तो याद है ना। नैनी दा की कंडीशन देखती है, इसी वजह से दा को कुछ भी नहीं बताती है और रेस्ट करने का कह देती है। करण को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि दा अपने पास्ट के बारे में जानती नहीं है, तो पास्ट की चीज़ें वो कैसे कर रही है। एक्चुअली यहाँ पर दिखाया जाता है, पास्ट में जब दा छोटी थी, उसे कोई भी टेंशन होती थी या वो रोती थी तो वो उसी जगह पर छुपती थी जहाँ पर वो पहले छुपी थी। इसी वजह से वो कंफ्यूज था और उसे लगता है कि दा की मेमोरी है, वो सिर्फ नाटक कर रही है अपनी मेमोरी जाने का। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है थिप को, वो जब कॉफ़ी को एंजॉय कर रहा था तब उसकी सिस्टर आती है जिसके हाथ में बिल था। वो थिप से कहती है, और कब तक ये चलेगा, लास्ट टाइम मैंने पे किया था, लेकिन इस बार तुम्हारा टर्म है ना, प्रॉमिस किया था ना तुम्हें कि तुम पे करोगे। अब मैं नहीं जानती हूँ तुम कैसे भी किसी भी कंडीशन में अमाउंट को कलेक्ट करो और ये सब पे करो, क्योंकि मुझसे और हैंडल नहीं होगा। इस पर थिप अपनी बहन को काम डाउन करता है और उसे कहता है, बस ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, बस एक बार दा और मेरी शादी हो जाए, उसके बाद दा की जितनी भी प्रॉपर्टी है सब मेरे नाम तो होने वाली है ना, फिर पैसों की दिक्कत नहीं होगी। अगली सीन में दा से मिलने के लिए उसके अंकल आए हुए थे और उनकी बेटी भी, जो कि बहुत ही बड़े बिजनेसमैन रहते हैं। यहाँ पर सारे लोग मिल करके उसे कह रहे होते हैं कि वो ज़्यादा टेंशन न ले, वो बहुत जल्द रिकवर हो जाएगी। उसकी फैमिली वाले उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्यार करते हैं। तब वहाँ पर एंट्री हो जाती है थिप की। नैनी से थिप परमिशन लेता है कि वो दा को कुछ टाइम के लिए बाहर घुमाने के लिए लेकर जा रहा है, ताकि उसका इन्वायरमेंट थोड़ा सा चेंज होए और वो अच्छा फील करे। दा भी उसके साथ चली जाती है। यहाँ पर थिप पीछे से पूछ रहा होता है दा से कि जो अंकल आए थे वो तो लॉयर है ना, वो यहाँ पर क्यों आए थे। दा थिप के कन्फ्यूज़न को क्लियर करते हुए बताती है, एक्चुअली तुम जिन्हें लॉयर समझ रहे हो ना, वो लॉयर नहीं है, एक्चुअली वो मेरे डैड के बेस्ट फ्रेंड है। वो मुझसे मिलने के लिए आए थे। एक्चुअली जब उन्हें मालूम पड़ा ना कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो इसी वजह से वो अपनी डॉटर के साथ मुझसे मिलने के लिए आए थे, और कोई बात नहीं। थिप यहाँ पर दा को यकीन दिला रहा होता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो उसका अच्छा लवर है। जिस पर दा भी उसे क्वेश्चन करने लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है, जब मेरी ऑलरेडी इंगेजमेंट हो चुकी है तो फिर तुम मेरे लवर कैसे हो सकते हो, क्योंकि मुझे तो कुछ याद नहीं है। जिस पर थिप कहता है, एक्चुअली मैं बताऊँ सच्चाई क्या है, तुम करण को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी, वो तो तुम्हारे डैड ने फोर्स किया था जिसकी वजह से तुमने इंगेजमेंट की। तो दा भी थिप से कहती है, लेकिन मेरे डैड को कुछ ना कुछ तो करण में दिखा होगा जिसकी वजह से उन्होंने मेरी इंगेजमेंट करवाई। जिस पर थिप कह देता है, तुम्हारी मजबूरियों का पास्ट में फ़ायदा उठाया गया था, और बात रही करण की, तो मैं बहुत जल्द प्रूव कर दूंगा कि वो तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है और ना ही तुम उसे लाइक करती हो। अगले सीन में दिखाया जाता है थिप की सिस्टर को, जो कि दा ही की कंपनी में जॉब करती थी, और यहाँ पर वो दा की कज़न पर डोरे डाल रही होती है
क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिच था और हैंडसम भी था। अब जबकि दा की सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो ऑफिस आ करके अपने काम को कंप्लीट कर सके, इसी वजह से अब दा की जगह पर उसका कज़न आ करके सारी सिचुएशन को हैंडल कर रहा होता है और कंपनी को अपने हिसाब से मैनेज कर रहा होता है। इधर दा को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि थिप की बातें उसके माइंड से जा ही नहीं रही होती है। जहाँ पर थिप का कहना था कि करण उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है, उसकी फैमिली फोर्स की वजह से उसने ये इंगेजमेंट की थी, जिस पर अब दा भी डिसाइड कर लेती है कि अगर ये इंगेजमेंट मुझसे फोर्सफुली करवाई गई थी तो इसलिए मैं अब बिल्कुल भी शादी के लिए रेडी नहीं रहूंगी। नेक्स्ट सीन में थिप को दिखाया जाता है वो क्लब में आया हुआ था और वो उस जगह पर बैठा था जहाँ पर अक्सर दा बैठा करती थी। यहाँ पर वो पैसों के रिलेटेड किसी से बात कर रहा था। क्लब में कुछ ऐसे भी लोग थे जो दा के फीवर में हमेशा बात किया करते थे और उन्हें थिप का दा के प्लेस पर बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अगले सीन में थिप को वॉशरूम में दिखाया जाता है जहाँ पर वो फ्रेश होने के लिए गया था। वेटर आता है और उसके कंधों को प्रेस करते हुए कहता है, बॉस इतना टेंशन क्यों लेते हो आप, जबकि आपके टेंशन का सलूशन मेरे पास है। जिस पर थिप भी कुछ टाइम के लिए शॉक में कि वेटर क्या कह रहा। वेटर उसे बताता है कि जिस दिन दा और करण फाइट कर रहे थे उस दिन की वीडियो उसके पास है। थिप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उस वेटर से वीडियो की डिमांड करता है, जिस पर वेटर का कहना था, बॉस ऐसे तो कोई कुछ भी नहीं देता है, हाँ अगर मुझे कुछ हरी पत्तियाँ मिल जाए तो शायद मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। जिस पर थिप उसे अमाउंट दे देता है और उसके बदले वीडियो ले लेता है। करण अपने वर्क को फिनिश करता है और वो दा से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रहा था, जिस पर उसकी सेक्रेटरी उसे फ्लावर्स देते हुए कहती है, बॉस ये फ्लावर्स आपको अपने फियांसे के लिए ज़रूर लेकर जाना चाहिए। लड़कियों को फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है और स्पेशली उन लड़कियों को जिनकी इंगेजमेंट हो चुकी है। अगर आप देंगे ना तो सच बता रही हूँ, आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होंगी ना सब क्लियर हो जाएगी। करण तो पहले मना करता है लेकिन बाद में लेकर के जाता है। वो दा से मिलने के जा रहा था लेकिन बीच में कॉल आ जाता है, जिसकी वजह से वो प्लान को ड्रॉप करता है और वो किसी और जगह जाता है। अब हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। द मिल्क पी रही होती है। हर बार तो उसके हाथ में बियर या वाइन रहती थी, लेकिन आज देखो मिल्क है। खैर आगे देखते हैं। द मिल्क पी रही होती है नैनी, जो कि दा का रात भर केयरिंग कर रही होती है और इसी वजह से वो रात भर सो नहीं पाती है। तो अब वो सो चुकी थी। दा अपने बैंडेज को हटाती है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग कर रहा है। तब वहाँ पर थिप आता है जो दा के लिए कुछ सामान लेकर आया हुआ था। जल्दी करो दा, ये बोल करके वो उसे रेडी करता है और अगले ही दिन में वो उसे उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर दा अक्सर जाना पसंद करती थी। लेकिन दा के साथ आज कुछ अजीब सा होता है। उसे वहाँ का इन्वायरमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो थिप से कहती है, थिप क्या सच में मैं ऐसी जगह पर आया करती थी? जिस पर थिप कहता है, ऑफ कोर्स ये प्लेस तुम्हारी कितनी ज़्यादा फेवरेट है, तुम अक्सर यहाँ पर आया करती थी। वेटर आता है और वहाँ पर उसके ऑर्डर देने से पहले ही सारे सामान को रख देता है, जिस पर दा भी कंफ्यूज थी कि वेटर अभी तो मैंने कुछ कहा नहीं, तुम इतने सब कुछ क्यों लेकर आ रहे हो। दा अक्सर वहाँ पर जाया करती थी, इसी वजह से वेटर्स को भी मालूम था कि दा हमेशा क्या ऑर्डर करती है। थिप दा को सबूत के तौर पर वो वीडियो शो करता है जिस वीडियो में दा और करण एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, ये कहते हुए कि अब शायद तुम्हें यकीन आ जाए कि तुम करण को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हो। अनफॉर्चुनेटली जिस क्लब में दा आई हुई थी उसी क्लब में पीछे से करण भी आ जाता है, क्योंकि क्वांग ने उसे इमरजेंसी में कॉल किया था कि उसकी सिचुएशन ख़राब है, जिसकी वजह से करण उसकी हेल्प करने के लिए आया हुआ था और उसे मालूम पड़ता है कि क्वान ने उसे झूठ बोला। क्वान करण से सॉरी कहती है कि मैं मेरी फ्रेंड से तुम्हें मिलवाना चाह रही थी, बस इसी वजह से झूठ कहा है। दा उस वीडियो को देख लेती है और उस वीडियो पर ट्रस्ट करने लगती है कि थिप जो कह रहा है लग रहा है सच कह रहा है। करण से मेरी इंगेजमेंट ज़रूर हुई है लेकिन फोर्सफुली हुई है। मैं करण को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हूँ और हो सकता है थिप मेरा सच्चा लवर है। यहाँ पर दा इतना ज़्यादा ड्रिंक कर चुकी थी, इसका फ़ायदा थिप उठाने वाला था, लेकिन दा ये कह कर वहाँ से जाने लगती है, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मुझे प्लीज़ हॉस्पिटल लेकर के चलो, नैनी मेरा वेट कर रही होंगी। अब दा जब जा रही होती है तो थिप उसे लेकर के जा रहा होता है और पीछे से करण उसे देख लेता है कि दा थिप के साथ आई हुई है। उसके बाद दोनों का आमना सामना होता है। करण दा को टेस्ट करते हुए कहता है, तुम्हारी मेमोरी तो चली गई है, तुम्हें पास्ट की कोई बातें याद नहीं है, लेकिन तुम कहाँ सेटिस्फाई करती थी ये बात तुम्हें अच्छे से मालूम है कि तुम इस क्लब में आती थी और वो भी थिप के साथ। लग रहा है तुम्हारी मेमोरी सेव गई है, पास्ट की तुम्हारी हरकतें तो सेम वैसी की वैसी है। दा करण से बिल्कुल भी बात करने की मूड में नहीं थी। वो थिप से कहती है, थिप मुझे हॉस्पिटल लेकर के चलो। इस बात पर करण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो दा को सडनली घसीटते हुए अपनी बाहों में ले लेता है, ये कहते हुए, ये मेरी फियांसे है, मेरी डार्लिंग है, इसे छोड़ने का काम मेरा है, तुम जैसे लड़कों का काम नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। थिप क्वांग से सॉरी कहता है, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ ज़रूर आऊँगा, अभी नहीं, अभी अपनी डार्लिंग को मैं ज़रा ड्रॉप करने के लिए जा रहा हूँ। और ये कहते हुए वो दा को लेकर के जाने लगता है। दा सडनली अपने हाथों को छुड़वा लेती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि तुम किस टाइप हो। माना हमारी इंगेजमेंट हो गई है, लेकिन मैं इस इंगेजमेंट को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे सबूत पाए हैं तुम्हारे खिलाफ जिससे पास्ट में ये साबित होता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी। इसी वजह से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। करण को गुस्सा आता है, वो दा को अपने कंधों पर उठाते हुए कहता है, डार्लिंग तुम बहुत ही ज़्यादा नशे में हो, तुम्हें इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें हॉस्पिटल जाने की सच में ज़रूरत है। अगले ही सीन में
कोआन को दिखाया जाता है जो थिप से हाथ मिला लेती है कि अगर हम दोनों को अपना पार्टनर चाहिए तो हाथ मिलाने में ही भलाई है। करण दा को ज़बरदस्ती ड्रॉप करने के लिए कार में बिठाकर लेके तो चला जाता है, लेकिन दा करण को कहती है तुम कार की स्पीड कुछ ज़्यादा ही तेज़ करके रखे हो, प्लीज़ इसे स्लो करो, मुझे अजीब सा लग रहा है। जिस पर करण कहता है सच में तुम्हें फ़ास्ट ड्राइविंग से एलर्जी है क्या? पास्ट में तो तुम खुद ही कितना ज़्यादा फास्ट ड्राइव करती थी। और क्या कहा तुमने? तुम्हें डर लग रहा है? फिर इस बात को मैं कैसे जाने दे सकता हूँ। और ये कहते हुए वो कार की स्पीड को और ज़्यादा तेज़ कर देता है ताकि दा और ज़्यादा डरे। दा बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और वो करण से कहती है कार को स्टॉप करो, अदरवाइज़ मैं क्या कर डालूंगी मुझे भी आइडिया नहीं है। करण गुस्से में कार को स्टॉप करता है और दा को बाहर निकाल देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। बेचारी दा अब अकेले रास्ते में चल रही थी और अचानक से बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सैम करण की फेवरेट बाइक को क्लीन कर रहा था, लेकिन करण को अच्छा नहीं लग रहा था। वो सैम से क्लोथ छीन लेता है, तुम मेरी बाइक को अच्छे से भी क्लीन नहीं कर रहे हो। तब वहाँ पर डैडी आ जाते हैं। ओह तो तुम सच कह रहे हो करण, मैं भी देख रहा हूँ आजकल सैम काम में काफ़ी लापरवाही कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात वो तुम्हारी बाइक को अच्छे से क्लीन नहीं कर रहा है, तो हमें चाहिए कि हमें उसे जॉब से निकाल देना चाहिए। एक काम करो सैम, तुम कहीं और जॉब देख लो। जिस पर सैम कहता है आप ऐसा क्यों बोल रहे हो बॉस, मैं कितने अच्छे से काम तो कर रहा हूँ। तब करण भी कहने लगता है डैड इतनी सी बात पर अब सैम को जॉब से क्यों निकालना चाह रहे। तब डैड कहते हैं मैं भी तो यही समझाना चाह रहा हूँ कि दा की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इस वक्त उसे तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन तुम उसे सपोर्ट ना करते हुए उसे बीच रास्ते में छोड़ रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए करण। दा का नाम सुनते ही करण को गुस्सा आ जाता है और वो अपने डैड से कहता है आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि दा की सिर्फ मेमोरी गई है, पास्ट की उसकी बुरी आदतें वैसी की वैसी है। गुस्से में करण वहाँ से चला जाता है। डैड सैम को सॉरी कहते हैं कि उन्होंने ये सब जानबूझकर किया था ताकि वो करण से दा के बारे में बात कर सके, जिस पर सैम भी उन्हें माफ़ कर देता है। अगले सीन में एक बार फिर से दा को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। नैनी उसकी केयरिंग कर रही होती है। थिप आता है और सडनली दा को हक कर लेता है और उसे कहता है थैंक गॉड तुम ठीक हो, अगर सही टाइम पर मैं वहाँ नहीं आता तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाता। तब यहाँ पर थिप उसे बताता है कि दा कल रात बेहोश हो गई थी और वही उसे हॉस्पिटल में लेकर के आया है क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसे किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। नैनी यहाँ पर दा से कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन थिप अपनी बातों से नैनी को काम डाउन करवा देता है, जिसकी वजह से नैनी कुछ नहीं बोल पाती है। अब थिप दा के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आने की कोशिश कर रहा था, जिस पर नैनी उन दोनों के बीच में आ जाती है। थिप एक्चुअली दा की मेडिसिन का टाइम हो गया है और मेरा ख्याल है तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारे ऑफिस का भी तो काम है। और अगले ही सीन में जब थिप अपने घर जाता है तो वहाँ पर नापा तो पहले से आकर के बैठी हुई थी। थिप उसे देख कर के शॉक्ड में। तब नापा कहती है देखो मैं लाइफ में हर किसी को एक और मौका देती हूँ, मैं तुम्हें भी मौका देना चाह रही हूँ, क्यों ना तुम दा को भुला करके एक बार फिर से मेरे साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करो। जिस पर थिप कहता है सच में नापा ऐसा लग रहा है तुम एकदम से पागल हो गई हो, मैं तुम्हें कभी भी लवर के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, तुम मेरी अच्छी बेस्ट फ्रेंड हो, बस मैं इतना जानता हूँ, बाकी मैं तुमसे प्यार करूँ इस बारे में ऐसी गलती मत रखना, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ दा से प्यार करता हूँ और दा ही मेरी लाइफ में सब कुछ है। नापा को गुस्सा आ जाता है और वह एक थप्पड़ जड़ देती है थिप को, ये कहते हुए तुम बहुत ही ज़्यादा लालची हो, मेरे पास पैसे नहीं है, इसी वजह से तुम दा को प्यार करते हो ना, क्योंकि दा के पास बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टी है और उसके पास बैंक बैलेंस है। गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है, जिस पर थिप एक लड़की का नाम लेता है कि तुम बाहर आ सकती हो। नैनी को दिखाया जाता है जिनसे रहा नहीं जाता है और वो दा को सच्चाई बता देती है कि तुम्हें हॉस्पिटल में लाने वाला थिप नहीं बल्कि करण है। पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब दा बेहोश हो गई थी तो वापस करण उसके पास आया था और दा को बेहोश होता हुआ देख करके वो उसे हॉस्पिटल में ड्रॉप करके जाता है और इसका क्रेडिट थिप ले रहा था। नैनी उसे बताती है कि थिप ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो झूठ बोल रहा है, मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही थी लेकिन थिप ने मुझे चुप करवा दिया, इसी वजह से अब अकेले मौका पा करके मैं तुम्हें बता रही हूँ थिप बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें करण की तरफ कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए, आफ्टर ऑल वो तुम्हारा फियांसे है और तुम्हारे डैड ने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया होगा तुम्हारे लिए। हॉस्पिटल में मिलने के लिए दा से उसकी बेस्ट फ्रेंड आई हुई रहती है। नैनी ने उसे सब कुछ बता दिया था उसके बेस्ट फ्रेंड के बारे में, तो इसी वजह से अब वो उसे पहचान रही होती है कि वो कौन है। खैर यहाँ पर दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और दा बताती है कि वो करण को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है, ऐसा थिप ने कहा है और थिप उसका लवर है। लेकिन सच बताऊं मुझे कुछ भी याद नहीं है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, मुझे किसकी साइड जाना चाहिए किसकी साइड नहीं। लेकिन करण के खिलाफ मुझे कुछ सबूत मिले हैं जिससे ये यकीन आ रहा है मुझे कि मैं उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हूँ। दा की फ्रेंड के पास किसी का कॉल आता है जिसकी वजह से वो दा को गुड बाय बोल करके अगली लोकेशन पर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दा की बेस्ट फ्रेंड जिस जगह पर आई हुई थी वो कोई और नहीं दा का ही घर रहता है।
पाना ने यहाँ पर उसे इनवाइट किया था। पाना दा की बेस्ट फ्रेंड को बहुत ज़्यादा लाइक करती थी और वो उसे अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट करना चाह रही थी। इसी वजह से तो उसने अपनी बेटी को भी ऑफिस से जल्दी बुलवा लिया था। नाइट में दा उसी वीडियो को बार बार देख रही होती है। वीडियो देखने के बाद वो डिसाइड करती है, मैं इस तरह से खामोश बैठने वालों में से नहीं हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं उसके साथ एक मिनट भी रह नहीं सकती हूँ, और शादी तो दूर की बात है। अगले सीन में कंपनी में जोरों शोरों से तैयारी चल रही होती है। क्वान सेक्रेटरी से पूछती है कि इतनी सारी तैयारियां किस बात के लिए हो रही है। तब सेक्रेटरी से बता देती है कि एक्चुअली यहाँ पर मीटिंग होने वाली है और तुम्हें भी इसमें इनवाइट किया गया है, क्योंकि क्वान को नहीं मालूम था। मीटिंग स्टार्ट होती है। करण अपना प्रोजेक्ट सारे लोगों के सामने शेयर करता है, जिससे उन्हें मालूम पड़ता है कि अगर करण का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया तो इस वजह से उनकी कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा सकती है। और अगली सीन में दा को दिखाया जाता है, जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी थी और वो सीधा ऑफिस आती है करण के, वो भी पुलिस के साथ। एक्चुअली दा किसी भी तरह करण से पीछा छुड़वाना चाह रही थी थिप की बातों की वजह से, तो इसी वजह से उसने करण के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दिया था कि वो उसकी फियांसे है, लेकिन फिर भी वो उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। और सबूत के तौर पर वो उस दिन की वीडियो सारे लोगों को दिखाती है, जिसकी वजह से सभी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर करण दा से कहता है, तुम इस तरह से सीन क्यों क्रिएट कर रही हो, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, जिसकी वजह से सारे मीडिया वाले अब उन दोनों की वीडियो बनाने लगते हैं। करण दा को वहाँ से लेकर के जाता है और एक रूम में लॉक कर देता है। नेक्स्ट सीन में क्वान को दिखाया जाता है, जो कि थिप से बात कर रही थी। थिप ऑफिस की कंडीशन के बारे में पूछ रहा होता है, जिस पर क्वान को समझ में नहीं आता है। थिप उसे बता देता है कि वहाँ पर जो भी रायता फैला हुआ है वो उसी की मेहरबानियों की वजह से, क्योंकि दा के माइंड में उसी ने ये सारी चीज़ें डाली थी कि वो जा करके करण के खिलाफ कंप्लेन करे। दा पुलिस के साथ वहाँ पर आई थी, जिसकी वजह से करण की मीटिंग बहुत बुरी तरीके से स्पॉइल हो चुकी थी। इसी वजह से अब उसे दा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। जिस पर दा कहती है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर हो जाओ और ये जो हमारी इंगेजमेंट हुई है इन सबको फिनिश करो। दरवाजे के बाहर पुलिस और कंपनी के सारे स्टाफ खड़े हुए थे। पुलिस यहाँ पर डिसाइड करती है कि वो दरवाजे को तोड़ेगी, जिस पर सिक्योरिटी कहती है, दरवाज़ा तोड़ने की क्या ज़रूरत है जब मेरे पास की है। दा थिप की बातों में इस तरह से आ जाती है कि वो करण को अब अपना फियांसे मानने से इनकार कर रही होती है और करण उसे सबूत के तौर पर एक बार फिर से किस करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन दा उसे पुश करती है। लेकिन उन दोनों का फिर भी एक्सीडेंटली किस हो जाता है और उसी टाइम पर डोर ओपन होता है। सारे लोग देख करके शॉक्ड में कि ये सब क्या सीन क्रिएट हो रहा है। एक तो लड़की ने लड़के के खिलाफ कंप्लेन किया है और ऊपर से इन दोनों का रोमांस भी चल रहा है। अगली सीन में पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है, जहाँ पर दा ने जैसा तैसे करके करण को फाइनली पुलिस स्टेशन में घसीट कर लेकर ही आ चुकी थी। लेकिन वो ज़्यादा देर तक करण पर कंट्रोल नहीं कर पाती है, क्योंकि करण के डैडी आ जाते हैं, जो कि अपने लॉयर के साथ आए हुए थे, और वो जैसे तैसे करके करण को फाइनली वहाँ से छुड़वा लेते हैं। लेकिन इस बीच थिप आ जाता है, जो करण के कानों में कहता है, तुम्हें बहुत जल्द दा की लाइफ से दूर कर दूंगा, और बाय द वे कैसे लगा मेरा प्लान। और इसके बदले में थिप थप्पड़ खाता है करण के हाथों और नीचे गिर जाता है, जहाँ पर दा उसकी केयरिंग करती है और उसे उठाती है। करण, जो कि बिजनेस में काफ़ी आगे निकल चुका था, उसके बारे में जब मीडिया वालों को मालूम पड़ता है तो उन्हें एक न्यू ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाती है, जिसकी वजह से वो उससे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करने लगते हैं। लेकिन उस वक्त करण के डैड सारी सिचुएशन को हैंडल करते हैं। अगली सीन में थिप को सिकाई करते हुए दिखाया जाता है। पहले तो पिटाई हुई करण के हाथों, अब सिकाई खुद के हाथों से कर रहा है। थिप के साथ जो कुछ भी हुआ है अब वो अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ करने लगता है और वो दा को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगता है। देखा तुमने, जो इंसान मेरे साथ इतना रूड हो सकता है, फिर वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं रूड हो सकता है। तुम उसकी फियांसे हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है। मेरी सजेशन लो, तुम उससे ज़रा दूर रहो। अगली सीन में नापा को दिखाया जाता है, जो थिप से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बेतहाशा प्यार करती है, और थिप के बगैर वो एक मिनट भी रह नहीं सकती है। और थिप इस वक्त उसकी लाइफ में नहीं है, इसी वजह से वो अपनी कलाई काट रही होती है। सारे घर वाले उसे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन नापा बिल्कुल भी समझने की कंडीशन में नहीं रहती है और इन सब का ब्लेम वो दा पर देती है कि दा रिच है ना, इसी वजह से थिप उसके पास गया। मैं उसकी तरह रिच नहीं हूँ, इसी वजह से उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो अपनी कलाई काटने वाली रहती है, लेकिन सही टाइम पर उसका कज़न आकर के उसे बचा लेता है। लेकिन इस बीच उसके कज़न का हाथ खुद ही कट जाता है। करण अपने डैड से बात कर रहा होता है कि वो बहुत जल्द इस एंगेजमेंट को तोड़ने वाला है, क्योंकि वो दा को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है। फोर्सफुली तो उसने ये सब कर लिया है, लेकिन वो अब आगे नहीं झेल सकता है दा को, क्योंकि आए दिन उसकी हरकतें इतनी ज़्यादा वियर्ड हो रही है कि वो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जिस पर उसके डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि दा मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी है, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उसकी और तुम्हारी शादी होगी, लेकिन तुम इस तरह से इग्नोर कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो। दा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी थी। मेमोरी लॉस होने के बाद वो फर्स्ट टाइम अपने घर पर आई हुई रहती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात मानती से होती है। मानती के थ्रू दा को मालूम पड़ता है कि किस तरह नापन ने अपने आप को मारने की कोशिश की है और उसे बचाने के चक्कर में बेचारे तवत का बुरा हाल हो गया है, उसके हाथ पे भी कट लग गया है।
नेक्स्ट सीन में तवत को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने ट्रीटमेंट करवाने के लिए आया हुआ था। दा की फ्रेंड भी हॉस्पिटल में पहुंची हुई रहती है जब उसे मालूम पड़ता है कि किस तरह नापा को बचाने के चक्कर में तवत बेचारे का हाथ कट गया है। खैर यहाँ पर तवत की मॉम ऐसा रिएक्ट करती है मानो तवत को बहुत चोट लगी है, जो कि ऐसा नहीं था। नेक्स्ट दिन में दा नापा से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आई थी क्योंकि नापा के रिलेटेड उसे फिक्र हो रही थी इसी वजह से। लेकिन नापा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहती है। दा को अपने पास देख करके सडनली उसका हाथ टाइटली पकड़ लेती है और उसे मरोड़ते हुए कहती है, क्या देखने के लिए आई हो? ये देखने के लिए कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गई हूँ? फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं मर भी जाऊँगी। आखिर तुमने मेरी लाइफ में छोड़ा ही क्या है ज़िंदा रहने के लिए? एक मेरा प्यार था जो तुमने मुझसे छीन लिया है, वो भी सिर्फ इस वजह से कि मैं तुम्हारी तरह रिच नहीं हूँ। दा की कलाई को मरोड़ते हुए, तुम मर क्यों नहीं चाहती हो? तुम मर जाओगी तो हो सकता है मुझे मेरा प्यार वापस मिल जाए। नापा इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि डॉक्टर्स को उसे हैंडल करना पड़ता है। नापा की रूड बिहेवियर की वजह से नापा की मॉम बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। साथ ही वो दा से सॉरी भी कहती हैं नापा की तरफ से, और ये भी ये बताती हैं कि नापा ऐसी नहीं थी। नापा ने जब भी किसी को चाहा, दिल से प्यार किया, वो उसकी लाइफ से दूर चला गया। शायद इसी वजह से वो आज इस तरह से बिहेव कर रही है। बचपन में ही नापा ने अपने डैड को खो दिया, जिसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा। जब नापा की लाइफ में थिप आया तो उसे लगा कि उसकी लाइफ खुशी से भर गई है, लेकिन जब थिप उसे छोड़ कर गया तो वो पूरी तरीके से टूट गई। शायद इसी वजह से वो आज तुम्हें इतना ज़्यादा नफरत करती है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरी बेटी को भी और मुझे भी, कि मैं उसे समझाने की कोशिश भी कर रही हूँ बट वो मेरी बात समझने की कंडीशन में नहीं है। जिस पर दा कहती है, आंट आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छे से समझ रही हूँ नापा की सिचुएशन को। तभी नापा की चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। सारे लोग नापा के पास पहुँचते हैं तो देख कर के शॉक, क्योंकि थिप नापा से मिलने के लिए आया हुआ था, वो भी भूखे लेकर के। दा थिप से कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर थिप कहता है, मैं नापा का अच्छा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ। बस जब मुझे मालूम पड़ा कि नापा ने सुसाइड करने की कोशिश की है तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं फ़ौरन इससे मिलने के लिए आ गया, देखने के लिए कि नापा की सिचुएशन कैसी है। जिस पर नापा कहती है, थिप तुम अच्छी तरीके से जानती हो मैं तुम्हें अपना फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, मुझे फ्रेंडशिप की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम मुझसे चाहते हो तो तुम वापस से मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, हम दोनों वापस से रिलेशनशिप पे आ जाए। थिप नापा को मना करते हुए ये कहता है कि वो दा को बहुत ज़्यादा लाइक करता है और वो दा को ही सिर्फ प्यार करता है, वो सिर्फ नापा को बेस्ट फ्रेंड मानता है। नापा गुस्से में उसके लाए हुए फ्लावर्स उसी के ऊपर मारने लगती है। थिप तुम 1 मिनट के लिए भी, अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, निकल जाओ यहाँ से। और वो इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि पूछो मत। लेकिन यहाँ पर कोई था जिसके फेस पे ये सब देख कर की स्माइल थी। अगले ही सीन में दा और उसकी फ्रेंड को बात करते हुए दिखाया जाता है। दा की फ्रेंड उससे कहती है, क्या बात है दा, कब से नोटिस कर रही हूँ, तुम बहुत ज़्यादा परेशान सी दिखाई दे रही हो, अगर कोई बात है तो शेयर कर सकती हो, आफ्टर ऑल तुम्हारी फ्रेंड हो सकता है तुम्हें कुछ सजेस्ट कर दो। जिस पर दा कहती है, अब मैं तुमसे क्या छुपाऊँ, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो सकता है तुम्हें मुझे कुछ अच्छा सा सजेस्ट कर दो। यहाँ पर वो बताती है, थिप कहने को तो कह रहा है कि वो मेरा लवर है, पास में मुझसे प्यार करती थी, और जबकि मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है करण से, मैं थिप के साथ रहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं फील होता है कि मैं उससे कभी प्यार करती थी। पता नहीं क्यों अजीब सी फील होती है उसके साथ रहने पर। जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है, तो इसका मतलब करण तुम्हारा फियांसे है, तो एक काम करो ना, तुम उसी से शादी कर लो, हो सकता है तब तुम सेटिस्फाई फील करो। जिस पर दा कहती है, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। दा के फ्रेंड के पास उसके डैड का कॉल आता है और वो दा के बारे में पूछ रहे थे। जिस पर उसकी फ्रेंड बताती है कि दा मेरे ही साथ है डैड। और अगली ही सीन में दा को दिखाया जाता है, वो एक बार फिर से अपनी फ्रेंड के डैड और करण के डैड दोनों के साथ बैठी हुई थी। यहाँ पर करण के डैड उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो उसकी फ्रेंड की बेटी है और उन दोनों ने ही डिसाइड किया था कि अपने बच्चों की एंगेजमेंट करेंगे। अब बड़ों ने डिसाइड किया है तो कोई गलत डिसीजन नहीं लिया होगा। यहाँ पर वो उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उसने जो एक्शन लिया था पुलिस स्टेशन में करण के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, उसकी वजह से उन दोनों का ही बिजनेस बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला है। अगर वो अपनी कंपनी को बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं तो उन लोग को जल्द से जल्द एक दूसरे के साथ शादी कर लेनी चाहिए। बाहर दा की फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा बेचैन थी कि अंदर बात क्या हो रही है। वो सुनने की कोशिश कर रही थी, तभी पीछे से करण आ जाता है, क्या बात है, कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है क्या, सुनने की कोशिश करी हो। जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है, एक काम करो ना, तुम मुझे बता दो ना कि अंदर क्या चल रहा है। एक्चुअली तुम्हारे डैड और दा बात कर रहे हैं। करण खुश हो जाता है, ओह तो लग रहा है डैड मेरी बात को सीरियस ले रहे हैं, मतलब यहाँ पर वो दा से मेरी इंगेजमेंट को तोड़ने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन अंदर जाता है तो सुन करके शॉक्ड, जब उसके डैड उसे बताते हैं कि बहुत जल्द करण और दा को एक साथ शादी कर लेनी चाहिए। दा रेडी नहीं रहती है इस वजह से कि उसको लगता है पास्ट में करण की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ और करण की वजह से उसकी मेमोरी गई।
लेकिन यहाँ पर करण के डैड श्योरिटी के साथ उसे ये बात क्लियर करते हैं कि वो अपने बेटे पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि वो कभी भी दा को हर्ट नहीं कर सकता है। और ये एक्सीडेंट वाली बात तो झूठी है, इसमें करण का दूर दूर तक कहीं पर भी हाथ नहीं है। खैर यहाँ पर दा शादी के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन उसके भी कुछ कंडीशंस रहते हैं। वैसे आपको बता दूँ, दा अभी भी शादी के लिए रेडी नहीं है, लेकिन उसकी मजबूरियाँ हैं, नापा की वजह से वो ये शादी कर रही होती है। अगली सीन में करण को दिखाया जाता है जो अपने डैड पर गुस्सा कर रहा होता है। डैड, मुझे लगा आप मेरी बातों को सीरियसली ले रहे हैं और दा से मेरी एंगेजमेंट को तोड़वाएंगे, लेकिन आप एंगेजमेंट तोड़ने के बजाय आपने तो रिश्ता और भी ज़्यादा पक्का कर दिया। मतलब मेरी बगैर परमिशन के ही आपने तय कर दिया करण और दा की शादी होने वाली है। जिस पर उसके डैड कहते हैं, मुझे तुमसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे बेटे हो और इतना तो मैं तुम्हारे लिए डिसीज़न ले सकता हूँ। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी की एंट्री होती है, जिसके हाथ में कार्ड रहता है। करण के डैड कार्ड को करण के हाथों में देते हुए कहते हैं, ये लो, मैंने कार्ड भी छपवा लिया है, बस कुछ ही दिनों में तुम्हारी और दा की शादी होने वाली है, इसी वजह से तैयारियों को जल्द से जल्द शुरू कर दो, यही तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। और हाँ, शादी तक अगर तुमने कोई भी रायता फैलाया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खैर यहाँ पर सेक्रेटरी को पहले मालूम था। डैड बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि सेक्रेटरी ने ये सारे काम को बहुत ही अच्छे से किया। आगे क्वान को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपना इंटरव्यू दे रही होती है। जो भी इंटरव्यू लेने वाले पर्सन रहते हैं वो क्वान से पूछने लगते हैं कि दा और करण अब दोनों शादी करने वाले हैं, तो इस पर आपकी क्या ओपिनियंस है। जिसे सुनने के बाद क्वान शॉक्ड में थी, क्योंकि अभी तक क्वान को भी नहीं मालूम था कि दा और करण की शादी होने वाली है। भले ही ज़बरदस्ती की शादी हो, शादी तो शादी होती है। दा शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी, वो भी फोर्स की वजह से। उसकी फ्रेंड उसे वेडिंग ड्रेस के लिए लेकर आई हुई रहती है, जहाँ पर वो उसे वेडिंग ड्रेस चूज़ करने के लिए कहती है। खैर दा एक वेडिंग ड्रेस को चूज़ करती है और उसी जगह पर पहुंच जाती है क्वान। क्वान भी उसी ड्रेस को चूज़ करती है, जिस पर दा पूछने लगती है, अभी तो तुम्हारी शादी भी होने वाली नहीं है, तो तुम इस ड्रेस को क्यों सिलेक्ट कर रही हो, जबकि ऑलरेडी मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है। जिस पर क्वान आर्ग्यूमेंट करने लगती है, तुमने सिलेक्ट किया, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं, इसे मैंने देखा पहले, तो मैं इसे खरीदूंगी। जिस पर दा कहने लगती है, हाँ सच में तुम्हारी पुरानी आदतें बिल्कुल भी नहीं जाएगी ना, हमेशा दूसरों की चीज़ों पे तुम्हारी नज़र रहती है। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरा आउटफिट इतना ज़्यादा पसंद आया सो इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम्हारी चॉइस यहीं तक है, मैं अपने लिए कुछ और ही आउटफिट चूज़ कर लूँगी। ये कहते हुए दा वहाँ से चली जाती है। क्वांग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि दा उसे सुना करके जा रही है। नेक्स्ट सीन में थिप को आराम से सोते हुए दिखाया जाता है, जब उसकी बहन आती है उसे बोलने के लिए। जिस पर थिप कहता है, मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाह रही हो, कोई बात नहीं, ये लो कुछ अमाउंट, और इसमें हो सकता है कि मेरी तरफ का जो भी हिस्सा रहा होगा मैंने दे दिया है, तो इसी वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल और बाकी जो भी सारे खर्चे होंगे सब जोड़ के ले लेना, लेकिन हाँ प्लीज़ मुझे अभी सोने दो, मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। जिस पर थिप की सिस्टर कहती है, सच में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन तुम्हारी नींदों को उड़ाने के लिए एक न्यूज़ आई है, एटलीस्ट पहले उसे तो देख लो। न्यूज़ देख कर के थिप भी शॉक में, क्योंकि दा और करण की शादी की न्यूज़ अब वो भी देख चुका था। जिस पर उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है, भाई अब क्या करेंगे, तुमने कहा था कि दा से बहुत जल्द तुम्हारी शादी हो जाएगी, उसके बाद जो भी दा की प्रॉपर्टीज़ रहेगी उन सब पर हमारा हक रहेगा, फिर ये सब क्या हो रहा है। जिस पर थिप कहते हैं, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा। अगले सीन में दिखाया जाता है दा अब ठीक हो चुकी थी, इसी वजह से वो अपनी कंपनी को रीजॉइन कर रही होती है, जहाँ दा बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि हो सकता है वो अपने आप को अब समझ सके पहले वो कैसी थी और उसका काम कैसे था। खैर दा के नए अवतार को देख करके कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ रहते हैं सब के सब शॉक में थे। खैर दा को जहाँ बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी कि वो ठीक हो चुकी है और वो कंपनी दोबारा ज्वाइन कर रही है, लेकिन इसके अपोजिट में दा की आंट की बेटी जिसका नाम मालती है, मालती को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि दा कंपनी में वापस से ज्वाइन हुए। वो दा को टीज़ करते हुए उसे कहती है, क्या सच में तुमसे ये सब काम दोबारा से हो पाएंगे। दा कॉन्फिडेंसली बोलती है कि हाँ मुझसे हो जाएगा। दा जब कॉफ़ी पी रही होती है तो उसमें उसे क्रीम जैसा फील होता है, जिस पर वो सर्वेंट को चिल्लाने लगती है कि उसे इस तरह कॉफ़ी के साथ क्रीम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन पास्ट का सीन दिखाया जाता है, क्रीम ना मिलने की वजह से दा ने सर्वेंट पे चिल्लाया था और कॉफ़ी भी उसके ऊपर फेंक दी थी। प्रेजेंट में दा अब बिल्कुल भी वैसा रिएक्ट नहीं कर रही थी जैसे कि पास्ट में कर रही थी। वो सर्वेंट से कहती है, इट्स ओके, मुझे क्रीम और कॉफ़ी का टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी बनाना तो मेरे लिए क्रीम मत डालना। जिसकी वजह से सर्वेंट भी शॉक्ड में थी कि आखिर दा को हुआ क्या। पास में तो उसका बिहेवियर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। द वॉशरूम में अपने हैंड वॉश के लिए जाती है, जहाँ पर उसके एम्प्लॉय उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। उन्हें पुरानी वाली दा बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन प्रेजेंट वाली दा के बारे में वो बातें कर रहे थे। दा भी कंफ्यूज थी कि पास्ट में वो अच्छी थी या बुरी थी। तभी उसे मिलने के लिए थिप की सिस्टर आती है, जो दा को इमोशनली ब्लैकमेल करती है। तुमने एक बार भी थिप के बारे में नहीं सोचा, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि
और तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। एंगेजमेंट तुम्हारी ज़बरदस्ती की गई थी, लेकिन फिर भी अब ज़बरदस्ती की एंगेजमेंट में तुम ज़बरदस्ती की शादी को भी अपनाना चाहती हो। देखो ऐसा मत करो, थिप तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है। नेक्स्ट सीन में करण जब कंपनी वापस आता है तब उसे सिक्योरिटी के थ्रू मालूम पड़ता है कि उसके कैबिन में मीटिंग चल रही है, वो भी किसी और की नहीं, उसके डैड, अंकल और पुलिस की। जिस पर यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि पास्ट में दा ने उसके खिलाफ जो कंप्लेन की थी उसी के रिलेटेड यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं बात करने के लिए। खैर यहाँ पर करण के डैड सारी सिचुएशन को संभालते हैं और पुलिस के सामने सब कुछ क्लियर करते हैं कि दा को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, इसी वजह से तो उसने करण के साथ इस तरह से बिहेव किया। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोनों बच्चे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत जल्द वो एक दूसरे से शादी भी करने वाले हैं। दा के घर वापस आने के बाद नापा की मॉम उसके पैरों में गिर जाती है और उससे रिक्वेस्ट करने लगती हैं, क्योंकि नापा की मॉम को मालूम पड़ चुका था कि दा करण के साथ शादी करने वाली है। अब दा जब कि उस घर की रियल ओनर थी, तो इसी वजह से सारे लोगों को अब डर लगा था कि अगर दा की शादी हो जाएगी तो कहीं वो उन लोगों को घर से बाहर ना निकाल दे। इसी वजह से नापा की मॉम से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज़ आफ्टर शादी भी तुम हम लोग को घर से ना निकालना। लेकिन उसी वक्त नापा वहाँ पर आ जाती है और अपनी मॉम को इस तरह से दा के पैरों में गिरता हुआ देख करके उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो एक बार फिर से दा पर जंगली बिल्ली की तरह झपट पड़ती है और उसे फाइटिंग करना स्टार्ट कर देती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मॉम को इस तरह से अपने पैरों में गिराने के लिए। दा नापा को एक्सप्लेन करना चाह रही थी, लेकिन नापा उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। नापा की मॉम को गुस्सा आता है और सडनली नापा को एक थप्पड़ जड़ देती है, ये कहते हुए एटलीस्ट पूरी बात समझ लो, उसके बाद जो कहना रहे वो कहो। दा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से मुझे उसके पैरों में गिरना पड़े। एक्चुअली मैं दा से रिक्वेस्ट करी थी कि शादी करने के बाद वो हम लोग को इस घर से ना निकाले, हम लोग बेघर हो जाएंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? इस घर के अलावा हमारा दूसरा कोई ठिकाना भी तो नहीं है। जिस पर दा बोल पड़ती है, आप लोग जिस तरह से मेरे घर में रहते हैं, मेरी शादी होने के बाद आप वैसे ही रहेंगे। मैं कभी भी आप लोगों को इस घर से नहीं निकालूंगी। मुझे अच्छे से मालूम है आप लोग मेरी फैमिली हो। आगे दा से मिलने के लिए उसकी क्लब वाली दोस्त आई हुई रहती है, जो उसे कहती है काफ़ी टाइम से तुम आई नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी। मुझे लगा हो सकता है कि अब तक तुम ठीक हो चुकी होगी। जिस पर दा उससे पूछने लगती है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, बता सकती हो कि मैं पास्ट में कैसी थी। वो उसे बताती है कि पास्ट में वो हमेशा उस क्लब में आती थी और ड्रिंक किया करती थी। दा अब अपने पास्ट के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। वो एक एक वर्ड अपने पास्ट के बारे में सब कुछ याद करना चाह रही थी। इसी वजह से वो डिसाइड करती है कि वो उसी जगह पर जाएगी। लेकिन उससे पहले उसके हाथ में एक पेन ड्राइव दिखता है जिसमें थिप की वीडियो रहती। थिप बहुत ही ज़्यादा परेशान था और वो सुसाइड करने की बातें कर रहा था कि अगर दा तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं सुसाइड कर लूँगा। लेकिन बिहाइंड द वीडियो दिखाया जाता है, उस वीडियो को शूट कर रही होती है उसकी सिस्टर और थिप अच्छे से एक्टिंग कर रहा था ताकि वो वीडियो एकदम रियल लगे। खैर यहाँ पर दा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है उस वीडियो को देख करके। इसी वजह से वो तय करती है कि वो पास्ट के बारे में सब कुछ जान कर रहेगी और एक बार फिर से द मिरर के सामने खड़े होकर के खुद से क्वेश्चन करती हुई अपना मेकअप करती है, वो भी पुराना वाला मेकअप और एकदम पुरानी वाली दा के स्टाइल में आ जाती है। अगली सीन में थीप ड्रिंक कर रहा होता है और साथ ही वो अपनी बहन से बैट लगाता है, देखना कुछ ही टाइम बाद दा का फ़ोन आएगा और वो दौड़ी भागी यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आएगी। कॉल तो आता है बट वो दा का नहीं किसी और का रहता है। इस पर थीप की सिस्टर स्माइल करते हुए कहती है, बताओ अब तो तुम अपनी बैट हार चुके हो तो क्या करोगे। नैनी करण के पास कॉल करती है और उसे बता देती है कि दा पता नहीं आधी रात गई कहाँ चली गई है, वो भी ड्राइवर के बिना। जिस पर करण कहता है, ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं। नैनी कहती है, ऑफ कोर्स तुम्हें ही तो बताऊंगी क्योंकि तुम मेरी दा के होने वाले फ्यूचर हस्बैंड हो। पीछे से करण के डैड भी सारी बातें सुन लेते हैं। तब वो करण को सजेस्ट करते हैं कि उसे दा से मिलने के लिए जाना चाहिए। जिस पर करण इग्नोर करते हुए कहता है, मैं भला क्यों जाऊँ उसके पीछे, जब उसे मेरी कोई परवाह नहीं है तो मुझे भी नहीं होनी चाहिए। वो उसकी लाइफ है, अगर वो अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट करना चाहती है तो करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो चला सोने। और इधर दिखाया जाता है वो क्लब में आई हुई रहती है रेडी होकर के, क्योंकि दा के चाहने वालों ने उसे बताया था कि वो इस क्लब में आती थी और उसे क्या करना पसंद था। खैर दा ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी पास्ट की मेमोरी सब कुछ याद करके रहेगी। इसी वजह से वो ड्रिंक कर रही होती है, ये कहते हुए, सच में क्या मैं इसे ड्रिंक करती थी, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बेकार है, लेकिन फिर भी मैं हर वो काम करूँगी जो कि मेरे पास्ट से रिलेटेड है। आखिर मैं अपना पास्ट जानना चाहती हूँ। इधर करण को दिखाया जाता है जो बिस्तर पे होने के बाद भी करवटें बदल रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। आखिर बात दा की जो थी, खैर वो उठता है और कहता है, मैं जाकर देखता हूँ। डैड टीवी देख रही होते हैं और वो करण को जाता हुआ देख लेते हैं और स्माइल करने लगते हैं कि चलो दा की फिक्र तो उसे है। बाय द वे बेटा किसका है, मेरा ही तो है ना, मेरे ही जैसा रहेगा। दा के फ्रेंड उसके लिए काफ़ी परेशान हो रहे थे क्योंकि दा ड्रिंक करने के बाद अब वोमिटिंग कर रही थी, जबकि पास्ट में उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता था। खैर वहाँ पर करण की एंट्री होती है जो दा के फ्रेंड से पूछता है कि दा कहाँ पर है। जिस पर उसके फ्रेंड
दा के पास लेकर जाते हैं, जो कि वो मीटिंग अभी तक कर रही थी। यहाँ पर दा की वो मीटिंग करते करते कंडीशन ख़राब हो चुकी थी, लेकिन करण को ऐसा फील हो रहा था कि दा को अपनी पास्ट वाली मेमोरी सब कुछ याद है, इसी वजह से तो यहाँ पर आई है, वो भी पुराने वाले लुक में। लेकिन ऐसा नाटक करिए कि उसकी मेमोरी है ही नहीं। खैर यहाँ पर करण को दिखाया जाता है, वो दा को पकड़ता है और उसे कहता है ज़्यादा नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी हरकतें बिल्कुल पास्ट वाली है और तुम कह रही हो तुम्हें कुछ भी याद नहीं। जिस पर दा बोल पड़ती है, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं। तो करण दा को टीज करते हुए, ये तो याद होगा ना जब तुमने फोर्सफुली मुझसे ये कहलवाया था कि मैं तुम्हें डार्लिंग कहूँ, तो आज भी मैं यही कह रहा हूँ। दा को गुस्सा आता है, उससे थप्पड़ जड़ने वाली रहती है। इस चक्कर में दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और कुछ टाइम के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में ही खो जाते हैं। मीडिया वाले भी जासूस बन के आए हुए थे, जो उनकी जासूसी कर रहे थे और फोटोज़ को क्लिक कर रहे थे। करण देख लेता है, वो दा को दौड़ने के लिए कहता है। आगे जब मीडिया वाले पहुंचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं दा की सिर्फ हील रहती है। वो दोनों कहाँ थे, कुछ अता पता नहीं था। तभी उनके बीच से एक बाइक जाती है, जिस पर दा और करण बैठे हुए थे। दा ने इतना ज़्यादा ड्रिंक करके रख लिया था कि अब उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। खैर यहाँ पर वो करण से कहती है, हम दोनों इस तरह से क्यों भाग रहे थे, मानो हमारे पीछे पुलिस लगी है। जिस पर करण कहता है, अगर हम दोनों नहीं भागते ना तो कुछ जासूस थे जो हमारी फ़ोटोज़ को क्लिक करते और मीडिया में गलत इंटेंशन से गलत तरीके से शो करते, जिसका इफ़ेक्ट हमारे बिजनेस पर भी पड़ता। क्या तुम ऐसे चाहती हो? जिस पर दा कहती है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहूँगी। इसके अलावा दा पास्ट में होने वाली गलतियों के लिए करण से सॉरी कहती है, इस वजह से क्योंकि अभी दा नशे में है। अगर वो होश में होती तो ऐसा कुछ भी नहीं करती। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। दा के सर में हेडेक था, उसने ड्रिंक करके जो रखा था, जिसका नशा अभी तक उसके सर से उतरा नहीं था। तब उसके पास नैनी आती है, जो इसके लिए ऑरेंज जूस लेकर आती है। जिस पर दा कहती है, क्या मुझे पीना चाहिए? नैनी कहती है, ऑफ कोर्स तुम्हें पीना चाहिए और ये मेडिसिन को भी खाना चाहिए ताकि तुम्हारा हेडेक कम होए, आई मीन टू से तुम्हारा नशा थोड़ा उतरे। खैर यहाँ पर नैनी दा को समझाने की कोशिश करती है कि उसे करण को मौका देना चाहिए। वो अच्छा लड़का है, वो थीप की तरह नहीं है, क्योंकि नैनी को अच्छे से मालूम है कि थीप अच्छा लड़का नहीं है। तभी वहाँ पर करण के डैड की एंट्री होती है। वैसे तो दा जब उसकी मेमोरी थी तभी भी वो करण को लाइक नहीं करती थी, और आज मेमोरी ना होने के बाद भी वो करण को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है। लेकिन इसके अपोजिट में वो करण के डैड को अंकल मानती है और उनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। यहाँ पर करण के डैड दा से कहते हैं, अब तुम मेरी होने वाली बहू हो तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। यहाँ पर दिखाया जाता है वो दा के लिए बहुत सारी अरेंजमेंट करवाते हैं। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आती है जो अपनी अपनी एबिलिटी बताती है। उनमें से एक गर्ल का कहना रहता है कि वो मेकअप आर्टिस्ट है और वो दा का मेकअप बहुत अच्छे से कर सकती है। दूसरी बताती है कि वो दा का बाथ का पूरा ट्रीटमेंट कर सकती है। तीसरी बताती है कि वो उसके आउटफिट और लुक्स पर ध्यान दे सकती है। और इसी तरह की एबिलिटी वहाँ पर आई हुई सारी गर्ल्स बताती हैं दा को। अगली सीन में थीप और कुआन को एक साथ एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। दोनों एक साथ हाथ मिला चुके थे, इसी वजह से यहाँ पर वो दोनों प्लानिंग कर रहे थे दा और करण को अलग करने के लिए और किसी भी तरह इस शादी को रोकने के लिए। नेक्स्ट डे करण जब ऑफिस आता है तब उसकी सिक्योरिटी के थ्रू उसे मालूम पड़ता है, सर आपको आज कंपनी में कोई काम नहीं करना है, क्योंकि आज का आपका रूटीन कहीं और पे ही सेट किया गया है, तो आपको जाना पड़ेगा। और यहाँ पर करण को मालूम पड़ता है सिक्योरिटी के थ्रू कि उसके डैड ने कुछ प्लानिंग की है, जिसकी वजह से उसे दा के साथ कहीं जाना है। वो बिल्कुल भी रेडी नहीं हो रहा था, लेकिन सेक्रेटरी उसे फोर्सफुली कहती है कि उसके डैड का ऑर्डर है, तो करण को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। एक्चुअली करण के डैड चाह रहे थे कि करण और दा थोड़ा सा एक साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई वो कुछ क्लियर हो पाए। इसी वजह से उन्होंने प्री वेडिंग शूटिंग का ड्रामा क्रिएट किया था। खैर यहाँ पर उनसे उनकी प्री वेडिंग शूटिंग के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं और उनसे उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग फ्लावर्स वगैरह भी पता किया जाता है, जिस पर दा और करण दोनों अपोजिट बताते हैं। करण का कहना रहता है ग्रीन और दा का कहना रहता है पर्पल। खैर यहाँ पर दोनों के बीच में अब कलर को लेकर के भी फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो यहाँ पर दोनों को प्री वेडिंग शूटिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन इन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये दोनों इस तरह से एक दूसरे से फाइटिंग करेंगे। इन दोनों के बीच में हुई ये क्यूट सी फाइटिंग के भी पिक्स को क्लिक कर लिया जाता है, ताकि लाइफ टाइम तक इन्हें याद रहे कि किस टाइम में ये लोग कैसे रिएक्ट करते थे एक दूसरे के साथ। यहाँ पर सिक्योरिटी के थ्रू उन दोनों को मालूम पड़ता है कि इस तरह से अगर वो लोग सीन क्रिएट करते रहेंगे तो सारी सिचुएशन को फिर करण के डैड ही हैंडल करेंगे। करण के डैड का वीडियो कॉल आता है, जो करण और दा को समझा रहे होते हैं कि उन दोनों को बिल्कुल भी फाइटिंग नहीं करनी है और उन्हें बहुत जल्द प्री वेडिंग की पूरी फ़ोटोज़ को देखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट रेडी होकर के आओ और फ़ोटोज़ को क्लिक करवाओ, क्योंकि मैं बहुत जल्द देखना चाहता हूँ। टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना, और हाँ लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, दोनों भी फाइट मत करना, और स्पेशली करण मेरी बहू को बिल्कुल भी परेशान ना करना। जिस पर दा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो थोड़ा ही सही करण को डांट तो पड़ी। अगली सीन में उन दोनों को आउटफिट दिया जाता है कि जा कर के रेडी होकर के आए। करण तो रेडी होकर के आ जाता है, बट दा टाइम लगा रही थी। ऑफ कोर्स लड़की है, टाइम तो थोड़ा लगेगा ना।
तब साइड से आते हुए दा को देख करके करण तो बस देखते ही रह जाता है, क्योंकि दा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। करण को इस तरह से देखते हुए सेक्रेटरी उसे याद दिलाती है कि वो कहाँ पर है। दा जब करण के पास आती है तो करण उसे प्रीटी बताता है। यहाँ पर दिखाया जाता है एक पर्सन को जो उन दोनों को पोज देने का सिखा रहा होता है कि किस तरह से उन्हें पोज देना है। दोनों एक दूसरे के साथ पोज देने का काम कर रहे होते हैं, लेकिन पोज सही नहीं आता तो वो पर्सन उन्हें रिपीट से सिखाता है कि उन्हें पोज को सही से देना है और एक दूसरे के क्लोज आकर के देना है। दा जब करण के क्लोज आती है तो करण से रहा नहीं चाहता है। वो फौरन दा को सडनली टाइटली पकड़ लेता है और उसे अपने क्लोज कर लेता है। क्या कहा गया है, क्लोज आकर के फ़ोटोज़ को क्लिक करवानी है ना, फ़ोटो ख़राब नहीं होनी चाहिए, डैड ने ऑर्डर दिया है, फ़ोटो सही आनी चाहिए, तो इसी वजह से थोड़ा सा कोऑपरेट करो। और इस चक्कर में दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। करण दा की केयरिंग करते हुए से कहता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर दा कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। कावन की एंट्री हो जाती है। कावन कहती है, अब जब तुम ठीक हो तो क्या इसी तरह उसके ऊपर लदी रहोगी? उठो भी ज़रा, अगर हेल्प चाहिए तो ले लो। दा नहीं लेती है। आगे कौन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसे ये न्यूज़ मिली थी जिसकी वजह से वो काफ़ी अपसेट थी, लेकिन वो भी करण को प्यार करती है। कावन करण से कहती है, करण तुम अच्छी तरीके से जानते हो मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे प्यार को ठुकरा करके उस दास से शादी करने चले हो जो कि हर वक्त तुम्हें बस चीट ही करती रहती है। तुम इस लड़की की प्यार में कैसे फंस सकते हो? करण मना करता है कि मैं अपने डैड के खिलाफ़ नहीं जा सकता हूँ। उन्होंने दा के साथ मेरी शादी को फिक्स किया है और मैं शादी करके ही रहूँगा, जिसकी वजह से कौन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाने से पहले वो सडनली करण को किस करके जाती है ताकि दा और करण के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। मिसअंडरस्टैंडिंग तो होती है बट करण और दा के बीच में नहीं। दा को उस वक्त जेलसी हो रही थी। वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उन्हें देख करके बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि क्वान के किस करने की वजह से करण के फेस पे उसके लिपस्टिक के निशान आ गए थे। दा को दूर जाता हुआ देख करके करण उससे सडनली हक कर लेता है। क्या बात है डार्लिंग, क्या इस वक्त तुम्हें जेलसी हो रही है? जिस पर दा कहती है, भला मुझे क्यों जेलसी होने लगी तुम्हारी ओल्ड वाली गर्लफ्रेंड से? मुझे जेलसी नहीं हो रही है। वो पता करती है कि और कितना टाइम लगेगा प्री वेडिंग की शूटिंग में, जिस पर उसे बताया जाता है कि कुछ टाइम लगेगा। तो दा वहाँ से चली जाती है रेस्ट रूम में। अगली सीन में दिखाया जाता है थिप को, जो कि अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आने वाला है। वो दा को एक बार फिर से मैसेज के थ्रू उससे बात करता है। आगे एक बार फिर से दा और क्वान एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। क्वान दा से कहती है, तुम मेरे करण को मुझसे दूर लेकर जा रही हो, उसे छोड़ क्यों नहीं देती हो? तुम इतनी वाहियात किस्म की लड़की हो, तुम्हें तो हर टाइप के मैन मिल सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मुझसे मेरा प्यार मत छीनो। जिस पर दा कहती है, तुम्हारा प्यार? देखो शायद तुम भूल चुकी हो, मैं बता दूं कि मेरी और करण की शादी होने वाली है, इसी वजह से हम दोनों के बीच में ना आओ तो बेटर रहेगा। जिस पर क्वान उसे बहुत ज़्यादा बुरा भला कहती है कि वो बहुत ही बुरी है, पास्ट में उसका अफेयर बहुत सारे लड़कों से चल रहा था। दा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और इस बीच में दिखाया जाता है वो क्वान को हिट भी कर देती है। पास्ट का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब दा के पेरेंट्स ने करण के साथ उसकी शादी को फिक्स किया था, तब दा करण से मिलने के लिए गई थी और उसने उससे एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए कहा था कि मैं तुमसे शादी ज़रूर करूंगी, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद मैं तुमसे डिवोर्स ले लूँगी। अब सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों की प्री वेडिंग्स की फ़ोटोज़ को क्लिक किया जाता है और सच में दोनों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। दा घर जाने वाली रहती है। करण उसे अकेले जाता हुआ देखता है तो उसे ऑफ़र देता है कि वो उसे ड्रॉप कर सकता है। दा के मना करने पर भी करण उसके पास जाता है और यहाँ पर करण और दा के बीच में एक बार फिर से नोकझोंक स्टार्ट हो जाती है। दा करण से कहती है, तुम मुझ पर यकीन करो, सच में मैं कह रही हूँ, मैंने क्वान को जानबूझकर के हिट नहीं किया, वो तो बस गलती से हो गया। जिस पर करण कहता है, हाँ मैं तुम पर यकीन कर सकता अगर तुम दा नहीं होती है। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर करण का कहना रहता है कि अगर तुम दा नहीं होती तो हो सकता है मैं तुम पर ट्रस्ट कर लेता, तुम दा हो इस वजह से मैं बिल्कुल भी तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है थिप की। एक्चुअली दा ने उसे बुलाया था मैसेज के थ्रू। तब वो करण से कहती है, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे थिप जहाँ पर भी लेकर जाना रहेगा लेकर के चले जाएगा, तुम ज़रा अपनी केयरिंग करो। करण दिल का बहुत ही अच्छा है। वो एक बार फिर से क्वान के पास आता है। क्वान अपनी मलहम पट्टी करी होती है। करण दा की तरफ से सॉरी कहता है। यहाँ पर दिखाया जाता है जो करण की सेक्रेटरी रहती है वो क्वान को जेलेसी फील कराने में कोई कमी नहीं छोड़ती है। वो कहती है करण और दा की इंगेजमेंट हो चुकी है, उन दोनों की प्री वेडिंग की शूटिंग भी हो चुकी है, बहुत जल्द ये दोनों शादी के बंधन में भी बन जाएंगे और मुझे लगता है तुम्हें कुछ अपना रास्ता देख लेना चाहिए। जिस पर करण सेक्रेटरी को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। कौन बहुत ज़्यादा अपसेट थी, वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन बैलेंस ख़राब होने की वजह से वो गिर जाती है और कहती है मुझे चक्कर आ रहा है, दा ने मुझे इतनी बुरी तरीके से हिट किया है, क्या तुम मुझे मेरे घर पर ड्रॉप कर सकते हो? करण हाँ बोल देता है कि ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूंगा। अगली सीन में दिखाया जाता है थिप को, जो कि दा को एक अजीब जगह पर लेकर आया हुआ था। दा पहचान नहीं पा रही थी। तब थिप दा को बताता है
ये वही प्लेस है जहाँ पर फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया था और तुमने मुझे आंसर में यस कहा था। हमारी लाइफ यहीं से स्टार्ट हुई थी और तुम इसे भूल जाओगी, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मैं यहाँ पर तुम्हें इस वजह से लेकर आया हूँ, शायद हो सके तुम फिर से वापस सब कुछ याद कर लो, हमारी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स फिर से सॉल्व हो जाएंगी। इधर करण क्वान को उसके घर पर ड्रॉप करता है और उसे रेस्ट करने के लिए कह करके जब वो वहाँ से जाने लगता है तो सडनली क्वान उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने क्लोज लेकर आने की कोशिश करने लगती है और उसे अपनी बातों में उलझाने लगती है। करण तुम क्यों नहीं यकीन कर रहे हो? क्या तुम फिर से मेरे नहीं हो सकते हो? हम लोग अपना रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तुम दा से अपना पीछे छुड़वा लो। और ये कहते हुए वो उसकी शर्ट के बटन को ओपन करने लगती है, जिस पर करण को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो सडनली उठकर बैठ जाता है और कहता है, नहीं क्वान, ये सब गलत है, मैं ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। जिस पर क्वान कहती है, ये गलत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। करण कहता है, लेकिन मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है और बहुत जल्द शादी भी होने वाली है। क्वान एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। करण उसे हक करता है और उसे कहता है, हम दोनों के बीच में बस एक ही रिलेशनशिप है और वो है फ्रेंडशिप का। मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड मानता हूँ एंड आई होप तुम भी इस बात को एक्सेप्ट कर लो, इसमें तुम्हारी भी भलाई है। टाइम ज़्यादा हो गया है, मैं घर जा रहा हूँ और अपना अच्छे से ख्याल रखना। थीप जहाँ तक हो सकता था वो अपनी शैतानी खोपड़ी का यूज़ करता है। वो दा को इमोशनली ब्लैकमेल करता है कि किसी भी तरह बस वो करण से शादी ना करे। अगर वो करण से शादी नहीं करेगी तो थीप का रास्ता क्लियर हो जाएगा और आगे चल करके थीप दा से शादी कर लेगा और सारी प्रॉपर्टी उसके पास हो जाएगी। यहाँ पर इमोशनली ब्लैकमेल करने के चक्कर में थीप दा के इतने ज़्यादा क्लोज आता है कि वो सडनली उसे किस करने वाला रहता है, लेकिन दा ऐसा कुछ भी नहीं होने देती है। वो वहाँ से जाने लगती है ये कहते हुए कि उसकी इंगेजमेंट हो गई है, वो उसे भूल जाए तो ही इसमें उसकी भलाई रहेगी। करण को दा की फिक्र हो रही थी, वो उसके घर पर आए थे देखने के लिए, बट दा उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। इसी वजह से वो वापस चले जाता है। उसके जाते ही वहाँ पर दा की एंट्री होती है। दा कार से बाहर निकलती है। थीप उसे कहता है, आई होप तुमने जो प्रॉमिस किया है वो तुम्हें याद होगा। एक्चुअली इस बीच इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा प्रॉमिस हुआ है जिसकी वजह से अब दा काफ़ी अपसेट दिखाई दे रही होती है, लेकिन थिप खुश था। मतलब कुछ ना कुछ तो बीच में इन दोनों की खिचड़ी पकी है। अब वो क्या पकी है वो तो आगे की वीडियो में मालूम पड़ेगा। और किस प्रॉमिस की बात करते हुए थिप काफ़ी खुश था, जिसकी वजह से वो दा के हाथों पर किस कर रहा होता है। थिप बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो अपनी सिस्टर को एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है और उसे कहता है, आज तुम्हें जो भी खाना पीना है तुम ऑर्डर कर सकती हो, बिल जो भी रहेगा वो मैं पे कर दूंगा। बिल की तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जिस पर उसकी सिस्टर कहती है, क्या बात दा के रिलेटेड है? थिप स्माइल करता है। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एक्चुअली थिप किस प्रॉमिस के बारे में दा से बात कर रहा था, अब यहाँ पर दिखाया जाता है थिप सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था दा के इग्नोर करने पर। वो दा से कहता है, तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो ना क्योंकि तुम्हें करण मिल रहा है, उस बंदे से तुम बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो, लेकिन फिर भी उससे तुम शादी करने चली हो। अब अपने लवर को तुम छोड़ रही हो। भला मैं तुम्हारे बिना जी कर के क्या करूँगा, इसी वजह से मुझे मर जाने दो। लेकिन दा उसकी जान बचाती है, जिस पर थिप उसे प्रॉमिस लेता है कि उसे करण से शादी करने के बाद फ़ौरन डिवोर्स लेना है। दा की शादी का टाइम करीब आ गया था, इसी वजह से घर में अब ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही होती है। आंट दा से कहती है, तुम्हारी शादी की तैयारियों में बहुत ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं, मेरे पास तो है नहीं। जिस पर दा कहती है, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे बता दीजिएगा बस आपको कितना अमाउंट चाहिए, मैं आपको दे दूँगी। जिस पर उसकी आंट उससे अपने डायमंड वाले नेकलेस के बारे में बात करती है क्योंकि वो आंट बहुत ही ज़्यादा लालची रहती है। आगे नैनी दा को समझा रही होती है कि तुम एक छोटी बच्ची हो, तुम्हें अभी सही गलत में फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा है, तुम्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा कि किस तरह तुम्हारी फैमिली वाले तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं। जिस पर दा का कहना रहता है, ये सब मेरी फैमिली वाले हैं, अगर क्या हुआ मैंने इन्हें कुछ अमाउंट दे दिया, डैड ने इन सबको यहाँ पर रखा है तो ज़रूर किसी न किसी रीज़न से ही रखा होगा ना। तो जब मेरे डैड इनकी केयरिंग कर सकते हैं तो भला मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। और बात रही डायमंड नेकलेस की, तो मैं आंट को ज़रूर दिलवाऊंगी। यहाँ पर एक पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिस टाइम में दा की मेमोरी थी। दा ने अपने डैड को साफ मना कर दिया था, मैं करण से किसी भी कंडीशन में शादी नहीं करने वाली हूँ, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, मैं थिप से प्यार करती हूँ, शादी मैं करूँगी तो उसी से करूँगी। डैड को मालूम था कि थिप किस टाइप का लड़का है, इसी वजह से वो अपनी बेटी को समझा रहे होते हैं, लेकिन दा के ना मानने पर वो घर छोड़ के जाने लगते हैं और जहाँ पर उनका बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में दा ने अपने डैड को खो दिया था। इधर दा की कज़न सिस्टर को दिखाया जाता है, मानती, जो कि शॉपिंग करने में एक नंबर, शॉपिंग करना, महंगी महंगी चीज़ें लेना वो उसकी हॉबी थी, उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। लेकिन उसे मालूम पड़ता है कि उसके क्रेडिट कार्ड में पैसे अब ख़त्म हो गए हैं, तो उसे बुरा तो लगता है, लेकिन अपनी चीज़ें देख करके वो खुश हो जाती है। थैंक गॉड मेरे पास कम से कम इतनी चीज़ें तो है, मैं शॉपिंग करके तो लेकर आई। मानती अपनी मॉम को अपनी कैबिन में देख करके कुछ टाइम के लिए परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम कभी आया नहीं करती थी। उसे मालूम पड़ता है कि दा ने ही उसकी मॉम को इन्वाइट किया है यहाँ पर।
अगली सीन में दिखाया जाता है दा को, जो कि अब कंपनी को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रही होती है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स उसे मालूम पड़ता है। इसी वजह से वो अपनी सिक्योरिटी की हेल्प लेती है। आगे दिखाया जाता है तवत को, जो बहुत ज़्यादा परेशान था चेक साइन करते वक्त, क्योंकि उसकी मॉम अक्सर उससे चेक साइन करवा लेती थी और दा को बगैर इन्फॉर्म किए ही दा के अकाउंट से काफ़ी पैसों का घपला भी कर लिया करती थी। इस बात से तवत परेशान रहता था, लेकिन उसकी मॉम को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि अगर दा को मालूम पड़ेगा तो पता नहीं वो क्या रिएक्ट करेगी। तवत परेशान था। दा वहाँ पर आती है और इसे कहती है, मैंने आंट को देखा था यहाँ पर आते हुए, वो कहाँ पर गई हैं, मुझे उन्हें कुछ देना था। जिस पर तवत कहता है, एक्चुअली मॉम यहाँ पर आई थी लेकिन किसी काम से अब वो गई हैं। क्या बात है, मुझे बता दो। दा तवत को डायमंड वाला नेकलेस देते हुए कहती है, ये आंट का है, आंट ने मुझसे लाने के लिए कहा था, तो ये उन्हें दे देना मेरी तरफ से। जिस पर तवत को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि दा उन लोगों की कितनी ज़्यादा केयरिंग करती है और तवत उसी के साथ चीटिंग कर रहा है। जब उस दा को मालूम पड़ेगा तो पता नहीं वो किस तरह से रिएक्ट करेगी। तवत दा की तारीफ करते हुए कहता है, सच में तुम हम सब में से सबसे अच्छी हो। क्वान अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करने स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर वो एक डिलीवरी बॉय को बुलाती है और उससे कुछ सामान ले रही होती है, जिस पर वो डिलीवरी बॉय कहता है, तुमने एग्रीमेंट साइन किया था, उस एग्रीमेंट में कुछ लिखा था, तो पहले वो दो, उसके बाद ही मिलेगा। जिस पर क्वान उसे पैसों से भरा हुआ एक एनवलप देती है और उससे कुछ फ़ोटो वाला एल्बम लेती है और फ़ोटो को देखते ही उसे बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। तवत दिल से दा की रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि उसे अच्छे से मालूम है कि दा बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और इस वक्त सारी फैमिली वाले मिल करके दा का फ़ायदा उठा रहे हैं। दा तवत के साथ जब बाहर जाती है तो बीच में थिप आ जाता है, जो दा को अपने साथ ले जाने की बातें कर रहा होता है। जिस पर तवत को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहता है, दा मेरी बहन है, मैं इसे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा और इसकी ऑलरेडी इंगेजमेंट हो गई है और बहुत जल्द इसकी शादी भी होने वाली करण से। इस बात पर थिप को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो तवत से कहता है, इस तरह से दिखावे की ज़रूरत नहीं है कि तुम दा के रियल ब्रदर हो, जबकि हमें अच्छे से मालूम है कि तुम दा के रियल ब्रदर नहीं हो, बल्कि उसके कज़न हो जो उसके घर में उसके टुकड़ों पे पल रहे हो। अब इस बात पर तवत को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और इस बीच थिप और तवत की फाइटिंग स्टार्ट हो रहती है। थिप तवत की पिटाई में लगा हुआ था। तब वहाँ पर दा की बेस्ट फ्रेंड जैन आ जाती है, जो तवत की साइड थी और वो तवत के लिए चेयरिंग कर रही होती है कि वो थिप को मार सकता है। थिप और तावन के बीच में जब फाइटिंग हो रही थी तब वहाँ पर थर्ड पर्सन की एंट्री होती है, जिसका नाम क्रीट है। क्रीट यहाँ पर थिप की अच्छी खासी पिटाई करता है और उसे वहाँ से भगा रहा होता है। दा आती है और उन दोनों के बीच में हुई फाइटिंग को स्टॉप करती है और जैसे तैसा करके थिप को वहाँ से जाने के लिए भेज देती है कि किसी भी तरह अभी तुम जाओ, बाकी सिचुएशन को मैं जब संभाल लूँगी तब वापस आ जाना। थिप गुस्से में वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर दा को दिखाया जाता है, उस वक्त वो क्रीट को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सच में ये क्रीट है, क्योंकि लास्ट टाइम उसने क्रीट को जब देखा था तो वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था। क्रीट उसके लिए फ्लावर्स लेकर आया हुआ था। वो उसे फ्लावर्स ऑफर करता है और कहता है, आई होप तुम्हें ये पसंद आए। अगली सीन में थिप और क्रीट की फाइटिंग इंटरनेट पे छा जाती है। सेक्रेटरी भी उसे देख करके इंजॉयमेंट ले रही होती है। करण के आने पर वो उसे बताती है। इस तरह से दा को किसी से प्रोटेक्ट करते हुए देख करके उसे जेलसी होने लगती है। सेक्रेटरी करण को बता देती है कि ये दा का बेस्ट फ्रेंड क्रीट है, जो कि जैन का भाई है। करण उस न्यूज़ से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो सेक्रेटरी को सुनाता है। अगली सीन में दा, क्रीट, तावन और जैन को दिखाया जाता है। चारों बैठ करके गप्पे शप्पे लड़ा रहे होते हैं। क्रीट यहाँ पर दा के बारे में पूछ रहा होता है कि वो अभी क्या करिए, क्योंकि अभी क्रीट को मालूम नहीं है कि उसकी इंगेजमेंट हो चुकी है। दा क्रीट के लाए हुए फ्लावर्स की तारीफ करती है और इसे थैंक्स बोलती है कि चलो बाय द वे कोई तो है जिसे आज तक याद है कि मुझे कौन से फ्लावर्स पसंद है। तब जेलिसी की हालत में वहाँ पर एंट्री होती है करण की और वो इस तरह से लोगों के सामने प्रोटेंड करने लगता है मानो वो दा की कितनी ज़्यादा केयरिंग करता है और सारे लोगों के सामने दिखावा करने लगता है कि उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्यार है। यहाँ पर करण हर बात में दा को बस डार्लिंग ही बोले जा रहा था। ये सुनते ही जैन कहती है, सच में तुमने अच्छा डिसीजन लिया दा, देखो करण तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। सच बताओ दा, तुम दोनों को इस तरह से प्यार करते हुए देख करके अब शादी के रिलेटेड मेरी थिंकिंग चेंज हो गई है। ये बात सुनते ही तवत भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने हाथों को उठा लेता है, लेकिन रियलाइज़ होने पर वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस भी फील करता है। करण दा से फ्लावर्स ले लेता है और साइड में रख देता है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है इन दोनों शातिरों को, मतलब क्वान और थिप को, दोनों अपनी अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर थिप अपनी प्लानिंग के बारे में क्वान को बताता है, जिसे सुनने के बाद क्वान भी शॉक में थी। थिप, क्या सच में तुम इतनी स्मार्ट हो, इतनी अच्छी प्लानिंग तुमने कैसे की, आई कांट बिलीव। अगली सीन में दिखाया जाता है दा वॉशरूम का बहाना बना करके अपनी बेस्ट फ्रेंड जैन के साथ बाहर आई हुई थी ताकि उन दोनों के बीच में थोड़ी सी बात हो जाए। बातों ही बातों में दा जैन से ये भी बता देती है कि वो करण से शादी तो ज़रूर कर रही है, लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद वो डिवोर्स ले लेगी। ये बात सुनते उसकी फ्रेंड जैन भी शॉक में
हाँ दा, क्या बकवास कर रही हो? अभी तो तुम्हारी शादी हुई भी नहीं, और जो शादी हुई नहीं तुम उसे तोड़ने के बारे में सोच रही हो। आगे दिखाया जाता है जब दा वापस आती है तो करण उसके लिए चेयर भी खसकाता है और उसे बड़े ही प्यार से बिठाता है। क्रिट और दा को एक साथ देख करके करण को जेलसी फील हो रही थी। वो दा से कहता है, दा क्या तुमने इन लोगों को बताया नहीं कि हमारी इंगेजमेंट हो गई है और हमारी प्री वेडिंग की फ़ोटो कितनी ज़्यादा प्यारी है, क्या तुमने दिखाई? जिस पर दा कहती है, मेरे पास नहीं है। करण कहता है, अच्छा मुझे अच्छे से मालूम था, तुम्हारे पास कहाँ से होएगा? मेरे पास है, मेरे फ़ोन में है, मैं दिखाता हूँ। और ये कहते हुए वो हर किसी को अपनी प्री वेडिंग की फ़ोटो को दिखाने लगता है, जिस पर सारे लोग उसकी तारीफ़ भी करते हैं। लेकिन क्रिट ये सब देख करके बहुत ही ज़्यादा अपसेट फील कर रहा था, उसे बुरा लग रहा था, लेकिन करण को मज़ा आ रहा था। वो बार बार बस क्रिट के ही पास अपना सेलफोन देने की कोशिश करता है ताकि वो अच्छे से देख ले कि भाई वो जिस पर नज़र डालने की कोशिश कर रहा है दा ऑलरेडी इंगेजमेंट हो चुकी है और वो शादी करने वाली है। खाना खाने के बाद अब सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं, जिस पर जैन कहती है, ओके दा, तो चलती हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर मिलूंगी। मैं अपने भाई क्रिट के साथ यहीं से चली जाऊँगी। दा उसे गुड बाय बोलती है। यहाँ पर दिखाया जाता है जैन को। जैन आती है और वो सडनली तवत से कहती है, आई थिंक तवत तुम्हें भी हमारे साथ जाना चाहिए। जिस पर तवत कहता है, नहीं मैं दा के साथ चले जाऊँगा। तब जैन उसे इशारा करती है कि उन्हें करण और दा को एक साथ थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। तवत रेडी हो जाता है उन दोनों के साथ जाने के लिए और वो वहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले बड़े ही प्यार से क्रिट दा को गुड बाय बोलता है। करण को जेलसी फील होती है और वो दा को कुछ बोलने से पहले खुद ही गुड बाय बोल देता है और जल्दी जाने के लिए कहकर स्माइल कर रहा होता है। करण नोटिस करता है कि दा के हाथ में अभी भी क्रिट के लाए हुए फ्लावर्स थे। करण दा से कहता है, ये क्रिट के लाए हुए फ्लावर्स हैं और ये अभी भी तुम्हारे पास है, मुझे नहीं लगता ये तुम्हारे पास होना चाहिए। और ज़बरदस्ती दा के हाथों से ले करके सामने से एक गुजरती हुई लड़की को दे देता है, ये कहते हुए कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रीटी हो और ये फ्लावर्स प्रीटी गर्ल्स के लिए है। जिस पर दा करण से कहती है, तो इन शॉर्ट में तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि मैं प्रीटी नहीं हूँ? जिस पर करण कहता है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तुम समझ रही हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। आगे मानती अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड को रंग के हाथों पकड़ती है जो किसी और लड़की के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था। इस बात पर मानती को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उस लड़की को सुनाने जाती है, तुम जिसके साथ रोमांस फरमा रही हो ना, ये कोई और नहीं मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ और बहुत जल्द हम लोग शादी करने वाले हैं। जिस पर मानती के बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो मानती को ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर के जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, देखो मानती, मुझे लग रहा है कि तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो। एक्चुअली तुम जिस तरह से समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं, वो मेरी कज़न सिस्टर है, बस इसी वजह से मैं उसे थोड़ा टाइम के लिए घुमाने के लिए लेकर आया हूँ क्योंकि वो एब्रोड से यहाँ पर जल्दी शिफ्ट हुई है। इस बात पर मानती को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तुम और मुझसे झूठ बोल रहे हो, एक तो अफेयर चला रहे हो मेरे पीठ पीछे और ऊपर से मुझसे झूठ भी बोले जा रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। जिस पर मानती के बॉयफ्रेंड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में हम दोनों कभी एक दूसरे से शादी कर पाएंगे, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। क्वान और थिप उस टाइम वहीं पर थे और वो सब कुछ देख लिए थे कि मानती के साथ हो क्या रहा है। उसके अगले ही सीन में नापा को दिखाया जाता है जो एकदम पागलों की तरह फूचैन को ढूंढ रही होती है। एक्चुअली बता दो, ये फूचैन कोई और नहीं नापा की प्यारी कैट है जिसे वो ढूंढ रही थी, और कैट ना मिलने पर वो अपना फ्रस्ट्रेशन उस बंदे पे निकालती है जो वहाँ पर क्लीनिंग कर रहा था। नापा को कुछ आवाज़ें आती है तो फॉलो करने लगती है। आगे दिखाया जाता है थिप, क्वान और मानती को तीनों एक दूसरे के साथ मिल चुके थे और दा को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग कर रहे थे। कोई था जो दा को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन थिप की प्लानिंग थी दा की शादी किसी भी तरह कैंसिल होए। और ये सारी बातें नापा सुन लेती है, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी। उसे एक उम्मीद नजर आई थी कि दा जब करण के साथ शादी कर लेगी तो थिप के लाइफ में कोई नहीं रहेगा और मैं एक बार थिप को वापस से पालूंगी। लेकिन अब प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसे मालूम पड़ता है कि थिप दा की शादी को कैंसिल करना चाह रहा है। वो एकदम पागलों की तरह हरकतें करने लगती है। नापा की मॉम उसे रीज़न पूछने लगती है कि आखिर क्या बात है, अब तो उसे थिप वापस मिलने वाला है। तब नापा अपनी मॉम को सारी सच्चाई बता देती है कि किस तरह सारे लोग मिल करके दा की शादी को कैंसिल करना चाह रहे हैं और इस तरह एक बार फिर से मैं थिप को खो दूंगी, जो कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ।